हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और बहुत सारी प्रॉपर्टी हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो तक देख ली है। अब इस वीडियो से हम एक नई प्रॉपर्टी फिर देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जो भी एलिमेंट होते हैं वो सब्सटेंस ही होते हैं, मतलब एलिमेंट सब्सटेंस का एक रूप होते हैं। तो प्रैक्टिकली देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया, क्या देखा गया कि बहुत ऐसे सब्सटेंस हमको देखने के लिए मिले जिनको जब हम मैग्नेट के सामने रख रहे हैं, यानी मैग्नेट के सामने जब हम रखेंगे तो वो दो तरीके का बिहेवियर शो करते हैं। या तो वो रिपेल कर रहे होते हैं, ठीक है, या तो वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक, यानी किसी एलिमेंट को अगर हम किसके सामने रखें, मैग्नेट के सामने, तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं और या तो वो रिपेल करते हैं या तो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अब जो एलिमेंट या जो सब्सटेंस क्या कर रहा है, ऐसा मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है कि वो किसी मैग्नेट के सामने आने पे रिपेल कर रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई मैग्नेटिज्म। डाई मैग्नेटिज्म। और जो अट्रैक्ट करता है, इस प्रॉपर्टी को हम लोग पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं। क्या बोला मैंने बोला कोई सब्सटेंस है, इसको अगर मैग्नेट के साथ मतलब लेके आया जाए, मैग्नेटिक फील्ड में लाया जाए, तो मेनली वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। या तो वो रिपेल कर रहे होते हैं, यानी दूर भाग रहे होते हैं मैग्नेट से, या तो वो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, और रिपेल होने की प्रॉपर्टी को मैग्नेटिज्म बोलते हैं और अट्रैक्ट होने की प्रॉपर्टी को पैरामैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, यही से पैरामैग्नेटिज्म अगर मान लीजिए बहुत तगड़ा है, मतलब कोई ऐसा सब्सटेंस है या कोई ऐसा एलिमेंट है जो मैग्नेटिक बिहेवियर ऐसा शो कर रहा है कि वो मैग्नेट को देखते ही उसकी ओर बहुत तगड़े तरीके से खींच रहा है, यानी बहुत तगड़े तरीके से उसकी ओर अट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये मैं बोल सकता हूँ कि पैरामैग्नेटिज्म है उसके अंदर, मतलब अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है, लेकिन बहुत खतरनाक है, नॉर्मली जितना होना चाहिए उससे भी खतरनाक। तब उस कंडीशन में उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलेंगे फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म, ठीक है, ये क्या है, ये भी पैरामैग्नेटिज्म है, लेकिन अगर पैरामैग्नेटिज्म स्ट्रॉन्ग लेवल पे आ जाए, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फेरोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। ठीक है ना, ये जो मैं दिखा रहा हूँ एक्चुअल में, ये जो आपको TISM लिख रहा है लास्ट में, ये एक्चुअल में ये बता रहा है कि प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़ते हैं चुंबक के बारे में, तो चुंबक में बोला जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, मैग्नेटिज्म है। और ये मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी होने के कारण ही वो क्या करता है, किसी को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। तो मेनली यहां भी वही बात की जाएगी कि अगर कोई सब्सटेंस कैसा है, क्या कर रहा है, मैग्नेट के संपर्क में आने पे रिपेल कर रहा है, दूर भाग रहा है, तो इस कंडीशन में मैं मान लूंगा कि उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, डायमैग्नेटिज्म है। और अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो मैं मान लूंगा कि पैरामैग्नेटिज्म है। ठीक है ना, अगर वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहा है तब उसको फेरोमैग्नेटिज्म बोलेंगे, यानी इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी है, फेरोमैग्नेटिज्म। अब ये तो चीजें देखी गई एक्सपेरिमेंट के थ्रू, फिर एक्सपेरिमेंट किया गया, अब ये देखा गया कि कौन से पदार्थ हैं, आखिर इनके अंदर ऐसा क्या हो जा रहा है कि वो कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, डायमैग्नेटिज्म का मतलब डायमैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, या क्या ऐसा उनके अंदर हो जा रहा है जिसके कारण वो पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी ये जो मैग्नेटिक बिहेवियर है, ये आखिर क्यों आ रहा है। ठीक है ना, तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर क्यों आ रहा है, इसको देखना जरूरी है। तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर एक्चुअल में उनके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कारण आ रहा है। यानी ये बिहेवियर आ क्यों रहा है, तो इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन कारण बनते हैं इस मैग्नेटिक बिहेवियर का। अब इलेक्ट्रॉन कैसे बनते हैं और किस कंडीशन में किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो डायमैग्नेटिज्म शो होगा, और किस तरीके से अगर वो रहेंगे इलेक्ट्रॉन तो फेरोमैग्नेटिज्म या पैरामैग्नेटिज्म आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, मेनली जब ये देखा गया कि मान लीजिए हम कोई एलिमेंट ले रहे हैं, उस एलिमेंट के अंदर क्या होगा, एटम, और उस एटम के अंदर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, तो मेनली सब सेल में होंगे या ऑर्बिटल में होंगे। मेनली किस में होते हैं, ऑर्बिटल में। ठीक है ना, तो ऑर्बिटल के अंदर क्या पाए जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जिन ऑर्बिटल्स के अंदर पाए जा रहे हैं, उन कंडीशन में क्या है, मतलब ऑर्बिटल में है तो कैसे हैं, कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। कैसे इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड। तो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि पाए जा रहे हैं तो उस कंडीशन में वो कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, डायमैग्नेटिज्म। और अगर वो ऑर्बिटल के अंदर कैसा
मतलब कैसे स्थिति में पाए जा रहे हैं, अनपेयर्ड, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि ऑर्बिटल में है तब इस कंडीशन में कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, पैरामैग्नेटिज्म। समझ पा रहे हैं मैंने क्या बोला कि भैया बहुत सारे एलिमेंट हैं, बहुत सारे मतलब छोड़िए, एलिमेंट्स को मैग्नेट के सामने रखा गया तो एलिमेंट जो थे, कई ऐसे एलिमेंट्स थे जो क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहे थे, डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म मतलब रिपेल करने की प्रॉपर्टी और पैरामैग्नेटिज्म मतलब अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। ये मेनली आपको ये मैग्नेटिक बिहेवियर कहाँ पे, किस प्रकार के एलिमेंट में मिलेगा, तो सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वही डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। ये डी ब्लॉक के एलिमेंट में देखा गया, ये एक अनोखी प्रॉपर्टी है इनके पास। और आप जैसा कि जानते हैं कि जो मैग्नेट होता है, एक्चुअल में मैग्नेट भी जिससे बना होता है वो कौन से एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक के ही एलिमेंट होते हैं, ठीक है ना। यानी डी ब्लॉक के एलिमेंट से किसका निर्माण करते हैं, मैग्नेट का, ये भी बात ध्यान देंगे। अब अगर मैं बात करूं तो डायमैग्नेटिज्म क्यों आता है, तो एक्चुअल में एलिमेंट्स के अंदर जो ऑर्बिटल होते हैं उन ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति होती है वो कैसी होती है, पेयर्ड होती है, यानी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तब उस कंडीशन में ये रिपेल कर रहा होगा डी ब्लॉक एलिमेंट। और अगर उसके ऑर्बिटल में कैसे इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, तब उस कंडीशन में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब इस आधार पे मैं जितने भी एलिमेंट उठाऊं, मतलब जो भी डी ब्लॉक का एलिमेंट उठाऊं, बस मुझे क्या देखना पड़ेगा उसके अंदर, पेयर्ड है कि अनपेयर्ड। अगर पेयर्ड होगा तो मैं बोल दूंगा क्या कि ये डायमैग्नेटिज्म शो करेगा, है ना, मैग्नेट के सामने लाए जाने पे ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर अनपेयर्ड मिल गए तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि क्या करेगा, ये मैग्नेट के सामने आएगा तो पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करेगा। आई होप समझ गए होंगे, ठीक। तो चलिए इस बिहाफ पे हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अब कुछ एलिमेंट पकड़ते हैं और देखते हैं कि वो पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगे कि डायमैग्नेटिज्म। तो जैसे कि सबसे पहले मैं अगर स्कैंडियम को लूँ तो स्कैंडियम का 21 होता है। अगर मैं इसके आखिरी इलेक्ट्रॉन देखूँ मेनली क्या होगा, पहले तो 1s2 2s2, ठीक है ना। पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 फिर 3d1, ये होगा 3d1। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा आउटर मोस्ट शेल यही होगा, है ना, 4s2 3d1 यही होगा बिल्कुल। इसमें देखा जाए तो ऐसा है तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, है बिल्कुल। यहाँ पे डी के अंदर कितने डी ऑर्बिटल है, सॉरी डी सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, तो 1 2 3 1 2 3 4 5, है ना। अब इसमें देखा जाए तो ये सिंगल एक इलेक्ट्रॉन बता रहे तो सिंगल एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। अब मैं अगर यहाँ से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालूं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिल गए, एक। क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बिल्कुल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इस कंडीशन में एक ऐसा एलिमेंट है, ये सर पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, यानी मैग्नेट के सामने जाने पे ये उसकी ओर अट्रैक्ट होगा, है ना। मैं जिंक का यहीं से देख लूँ, ये तो पहला था, और जिंक का मैं देख लूँ तो जिंक का कितना होता है 30। लास्ट वाले को पकड़ो, मेनली 4s2 होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d10 होगा। अब मैं अगर इसमें देखूं तो यहाँ पे एस सबसेल के अंदर केवल और केवल एक ऑर्बिटल होता है और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भरे हुए हैं। डी सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होते हैं, तो 1 2 3 1 2 3 4 5 10 भरिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। अब इसमें मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालूं तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तब ये कैसा बिहेवियर शो करेगा, डायमैग्नेटिज्म का। क्लियर है, बिल्कुल ये फंडा एकदम क्लियर होना चाहिए। तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब ये क्या शो करेगा, डायमैग्नेटिज्म नहीं पैरामैग्नेटिज्म, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिज्म। अच्छा कहानी को और आगे बढ़ाइए, और आगे बढ़ाएं। चलिए अब ये तो समझ में आ गया कि एलिमेंट्स को चेक कैसे करना है। लेकिन हमारे सामने अगर ऐसी स्थिति आ जाए जैसे हम क्रोमियम को लेते हैं तो क्रोमियम का कितना होता है 24 होता है। क्रोमियम की अगर हम स्थिति देखेंगे तो कितना क्या मिलेगा हमको 4s1 3d5 यही मिलेगा, हाँ या ना। एस में 1 मिलेगा और डी वाले में 5 ऑर्बिटल, तो पाँचों में 5 सिंगल इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ठीक है ना। तो इनमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। टोटल ले देखे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले हमको 6। तो ये क्या होगा बताइए, ये क्या होगा, ये होगा हमारा पैरामैग्नेटिज्म एलिमेंट, सॉरी पैरामैग्नेटिज्म शो करने वाला एलिमेंट, है ना, या इसको पैरामैग्नेटिक एलिमेंट भी बोलेंगे, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा, ठीक है।
और इस एलिमेंट को क्या नाम देंगे, अच्छा नाम भी यहाँ पे बोलते जाइए। देखिए पैरामैग्नेटिज्म इट इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है ना, और इस एलिमेंट को हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट। जैसे कि जो पदार्थ मैग्नेटिज्म शो करता है उसको हम मैग्नेट बोलते हैं, वैसे ही जो पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा उसको पैरामैग्नेटिक एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है ना। जो एलिमेंट पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा उसको पैरामैग्नेटिक एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। चूंकि इसके पास अनपेयर्ड मिलेज है इसलिए हमने बोल दिया पैरामैग्नेटिज्म है। अच्छा, इसके बाद हम ले लेते हैं निकिल को। निकिल का कितना होता है, तो 28 होता है ना। अगर हम इसका देखें तो ये 24 था, ये 28 है, तो मेनली क्या होगा इसमें 4s2 हो जाएगा, और 3d कितना हो जाएगा 4s2 3d 8 होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉपर वाले में होता है, ठीक है। इसका एक्सेप्शन कौन है, कॉपर। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें डालेंगे ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। 5 हो गया, 6 7 8, ठीक है। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिले, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिले 2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए 2। अब 2 मिल गए तो ये भी क्या शो कर रहा है, ये भी पैरामैग्नेटिज्म के प्रॉपर्टी शो करेगा। एक मिनट, पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। यानी ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक एलिमेंट है। अब मान लीजिए हमसे क्वेश्चन ये पूछ दे कि ठीक है चलिए दोनों पैरामैग्नेटिक एलिमेंट है, दोनों पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहे हैं, कौन तगड़ा वाला शो करेगा, समझ में आ रहा है, कौन तगड़ा वाला शो करेगा। तो हम तो बोल देंगे सर एकदम आसान है। कैसे आसान है, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि भाई जिसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या है, ज़्यादा है, वो ज़्यादा शो करेगा, जिसके अंदर कम है कम शो करेगा, ठीक है ना। तो ये हम बोल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन एक्चुअल में हमसे बोल दे कि ठीक है ये ज़्यादा है ये कम है, तो कितना ज़्यादा कितना कम, ये तो हम बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं कि सर पैरामैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है, पैरामैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के, है ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तो पैरामैग्नेटिज्म ज़्यादा, ये बोल सकता हूं मैं। लेकिन अगर हमसे ये बोल दे कि ठीक है मैं समझ रहा हूं कि क्रोमियम का क्या नजर आ रहा है ज्यादा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ज्यादा है इसमें, किसमें, किसकी अपेक्षा, निकिल की अपेक्षा, ठीक है ना, 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो हमसे ये पूछा जाए कि कितना ज्यादा है, 4 इलेक्ट्रॉन से नहीं ना बोल सकते, ये तो हम ये बता रहे हैं कि 4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। यहाँ से ये भी हम बोल सकते हैं कि क्रोमियम का निकिल से ज्यादा है, बट कितना ज्यादा है, अगर ये पूछ दे तब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हम बता सकते। ये तो हमने अनुमान लगाया कि यार पैरामैग्नेटिज्म अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अनुसार चल रहा है तो जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म, समझ में आ रहा। लेकिन कितना की अगर बात कर दे तब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस चीज को कि भैया इसके अंदर पैरामैग्नेटिज्म की जो प्रॉपर्टी वो कितनी है, इसको मेजर करने के लिए क्या बनाया गया, क्या लेके आया गया, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट एक्चुअल में क्या करेगा, मेजर करेगा कि किसी भी एलिमेंट के पास कितना पैरामैग्नेटिज्म है, ठीक है। अब इस क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट को एक्चुअल में म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और म्यू इज इक्वल टू होता है अंडर रूट में n+1, ठीक है, n+1। ध्यान से देखेंगे ये क्या क्या मेजर कर रहा होगा, किसी भी एलिमेंट की पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को। अब इसमें क्वेश्चन है सर n क्या है, व्हाट इज n, n इज इक्वल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी आपको यहाँ पे क्या लिखने हैं, यहाँ पे n का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब मैं ऐसे रखूं तो मैं यहाँ पे अगर क्रोमियम के लिए निकालूं, यानी मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम, ठीक है, तो म्यू निकाल रहा हूं मैं क्रोमियम का, तो मेनली कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6, और इंटू 6+1, n जहाँ पे वहाँ पे 6 रख देना है, क्या हो जाएगा 6 × 7 हो जाएगा, और 6 × 7 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 को हमको क्या करना है, बाहर निकालना है ना। तो बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स नहीं यूज करना है, अप्रॉक्सीमेट पे काम करना है आपको, है ना, अप्रॉक्सीमेट। अगर हम बात करें तो अप्रॉक्सीमेट अगर देखा जाए तो 7 7 जा 49 होता है, मतलब अगर यहाँ पे 49 होता तो 7 बाहर आ जाता, और इसके जस्ट पहले किसका स्क्वायर, मतलब देखिए ये क्या है, अंडर रूट है, तो अंडर रूट कैसे निकलेगा, मतलब कैसे हटेगा, स्क्वायर रूट से। तो हमें कोई ऐसा नंबर लेके आना पड़ेगा जो एक्चुअल में क्या हो, स्क्वायर हो,
है ना, यानी स्क्वायर के फॉर्मेट में हो। जैसे अगर सपोज कर लो यहाँ पे क्या होता 36 होता, तो 36 को मैं लिख सकता था 6 का स्क्वायर लिख सकता था, और इस स्क्वायर से ये जो अंडर रूट है वो खत्म हो जाता, तो हमें एक वैल्यू मिल जाती है ना। बट यहाँ पे क्या नहीं है, वो ऐसा कोई मतलब नंबर नहीं है जो एक्चुअल में स्क्वायर फॉर्म कर पाए। तो 42 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर रूट, ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो हम अप्रोक्सीमेट का काम करेंगे। जैसे 42 के जस्ट पहले वाला कौन सा है 6, अगर देखा जाए तो 42 के जस्ट पहले कौन आता है 36, 36 6 का स्क्वायर होता है। बस ये देखो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से है ना, तो इसके जस्ट पहले 6 आता है और इसके जस्ट बाद 7, तो इसका मतलब वैल्यू जो होगी 6 और 7 के बीच में होगी। इस बात को ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम 6 से 7 के बीच में मैं मान लेता हूँ कि 6.5 है, ठीक है ना, 6.5 है। तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ गया 6.5, और इस 6.5 चूंकि ऐसे तो आप बोल नहीं भी सकते, मान लीजिए आप लंबाई मेजर करते तो मीटर में नापते हो, किलोमीटर में नापते हो, तो ऐसे ही इसका भी कोई ना कोई यूनिट होगा, है ना। और उस यूनिट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं bm से, किससे bm से, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूनिट ऑफ म्यू इज bm। अब bm का मतलब क्या है, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, मैग्नेटॉन। ये आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर जब 11th के अंदर चैप्टर पढ़ाया जाता है वहां पे आपको ये पढ़ाया गया था, ठीक है ना। क्या हुआ जैसे आप पढ़ी होंगे, ठीक है, किसी जमाने में, तो उस समय एक बार कॉपी चेक करेंगे तो वहां पे पढ़ाया गया है बोर मैग्नेटॉन, ठीक है ना, ये यूनिट है। क्लियर, तो आई होप समझ में आ गया होगा। 6.5 बोर मैग्नेटॉन। मेनली अगर मैं इसका क्या बोलते हैं एग्जैक्ट वैल्यू निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे स्क्वायर रूट, मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो देखिएगा कैसे करेंगे। मेनली ध्यान से देखेंगे तो सबसे नज़दीक इसके कौन सा है 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6, यहाँ पे आ जाएगा 36, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। 6 और 6 यहाँ पे क्या हो गया 12। अब नहीं जाएगा तो यहाँ पे देखिएगा पॉइंट लगा के ऐसे आप बहुत सारी जीरो लगा सकते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ से आप क्या करिए पेयर में जीरो उतार लीजिए, पेयर में जीरो उतरा, ठीक है। अब मेनली ये जीरो उतर गया, अब हमको सॉल्व करना है तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जा सकता है, नहीं 5 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 4 बार देखते हैं। तो 4 यहाँ पे रखेंगे तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 और 1 9 और 4 1 जा 4, 496। 5 बार में देखा जाए नहीं जाएगा, 4 बार में जाएगा, क्योंकि देखिए 12 5 60 हो जाएगा, वो ऑलरेडी एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 4 ही बार में जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या बच गया हमारे सामने, यहाँ से 104 बच गया, ठीक है। फिर डबल जीरो उतार देंगे, यहाँ पे 4 और 4 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पे 12, तो 12 मतलब 128 आ चुका है। अब मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, अगेन अगर करना चाहूँ तो 9 बार में देखा जाए तो नहीं, 9 बार में नहीं जाएगा, क्योंकि 12 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे तो 108 हो जाएगा, हमारे पास क्या है 104, तो ये तो नहीं होगा। मेनली 8 बार में देखते हैं, तो 8 8 जा 16, 8 8 जा 16, सॉरी 8 8 जा 64, सॉरी 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 77 बच गया, 8 2 जा 16, 16 और 7 23, 2 8 1 जा 8, और इसमें फिर 2 ऐड कर देंगे तो 10, ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कितनी बार में गया 8 बार में, तो 6.48। हमेशा पॉइंट के 2 अंक तक लेते हैं, मतलब 2 प्लेस तक लेते हैं, बस वहीं तक हमारी वैल्यू हो गई। यानी इसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी आई 6.4 बोर मैग्नेटॉन, ठीक है। ये देखिए ये एग्जैक्ट वैल्यू है, क्लियर है। तो ऐसे आप निकाल लोगे। अब इसका 6.48 आया, अब इसका देख लेते हैं हम लोग। इसका अगर हम निकालें, ठीक है, तो यानी म्यू ऑफ निकिल, निकिल का अगर हम म्यू निकालें तो मेनली क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे हम 2 रखेंगे, फिर 2 + 1 रखेंगे, 2 ऐसे रहेगा, 2 × 3, 2 3 जा 6 हो गया, क्या हो गया 6। अब 6 का अगर हम निकालें तो कितना आएगा, तो आप चाहो तो यहाँ से 6 का भी निकाल सकते हो, निकालने का तरीका आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसके नज़दीक कौन सा स्क्वायर आएगा 2 का, ठीक है ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 रख दीजिए, ठीक है। फिर प्लस यहाँ से 2 निकल गया, 2 2 जा 4, अब नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा के यहाँ पे बहुत सारे जीरो हैं, उसमें से एक पेयर ऑफ जीरो उतार लीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे पॉइंट लगाइए, अब देखिए कितनी बार में जा सकता है, तो 4 बार में ही जा सकता है, ठीक है ना। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17, ठीक है। यहाँ से क्या कर लीजिए माइनस कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारे सामने 24, कितना आ जाएगा
24 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो 4 और 4 8 हो जाएगा, 8 और यहाँ पे 4, ठीक है। अब अगेन क्या करेंगे, डबल जीरो उतार लेंगे, है ना। यहाँ पे 4 पहले लिख दीजिए क्योंकि आपने 4 से डिवाइड कर लिया है। अब अगेन अगर हम देखें तो यहाँ से कितनी बार में जाएगा, 6 बार में नहीं जाएगा, 5 बार में जाएगा, है ना। 5 बार में जाएगा, 5 लिख दीजिए और आप खुद करिएगा, 2.45 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया, 2.45 बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। अब आपको मिल गया एग्जैक्ट वैल्यू, है ना। यानी इसके पास मैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी कितनी है, इतनी है, इसके पास इतनी है, ठीक है। ये तो हमको भी पता था कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो सीधी सीधी बात है इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसके पास कम होगा, है ना। लेकिन अब कितना कम या कितना ज़्यादा होगा ये आप यहाँ से निकाल सकते हो, है ना। अब मिल चुका है हमको कि इसका 6.48 बोर मैग्नेट्रॉन है और इसका हमारे सामने 2.45 है। अब घटा के चाहो तो आप निकाल लो, क्लियर है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा कैसे करना है, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी एलिमेंट दे निकाल लेंगे, ठीक है। तो रैंडमली पहले इतना नोट करेंगे, उसके बाद फिर देखते हैं। चलिए, मिलिए हमारे सामने है स्कैंडियम 3+। स्कैंडियम 3+ मतलब इसका अगर हमसे पूछ दे, ये बताइए कि ये कितना पैरामैग्नेटिज्म है। सॉरी, पहले तो ये चेक करिए कि पैरामैग्नेटिज्म शो करेगा कि डायमैग्नेटिज्म, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं ऑब्जर्व कराना चाहूँगा, जिंक का कितना होता है 30, ठीक है ना। हम लोगों ने देखा था इसमें 4s2 3d10 होता है। दैट मीन्स यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला गया था, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने थे, 0 थे। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 हो गए तो अगर मैं n की जगह पे 0 पुट करता हूँ तो n है n+1, यही बताएगा म्यू ऑफ Zn। तो यहाँ पे n की जगह पे क्या पुट करिए, 0, तो 0 × 0 क्या हो जाएगा, मतलब 0 नहीं होगा, 0+1 यानी 1, ठीक है ना। अंडर रूट में 0 × 1 0, अंडर रूट में 0 मतलब 0। तो देखिए पैरामैग्नेटिज्म दिखा रहा ना क्या है, 0, ठीक है ना। यानी ये स्ट्रेंथ बता रहा है क्या है, 0, क्योंकि पैरामैग्नेटिज्म के लिए फॉर्मूला बना है, ना कि डायमैग्नेटिज्म के लिए, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखेंगे, ठीक। अब मैं अगर और आगे बढ़ाऊँ कहानी को, तो यहाँ पे ये जो बचे हुए, मतलब यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। इनमें से 2-3 का मैं करूँगा, बाकी आप खुद कर देंगे, ठीक है। तो स्कैंडियम 3+ है। स्कैंडियम 3+ का अगर हमको क्या निकालना हो, मैग्नेटिक मोमेंट, तो पहले ये चेक करो कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बिकॉज अगर वो पता नहीं रहेगा तो होगा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखेंगे। जैसे स्कैंडियम 3+ का अगर निकालते हैं तो मेनली स्कैंडियम का कितना होता है, 21। अब स्कैंडियम का 21 होता है, तो आप पहले इस चीज़ को ऑब्जर्व करिए कि 4s2 होगा, यहाँ पे 3d1 होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, 3+। 3+ मतलब ये आउटर मोस्ट शेल के तीनों इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके होंगे, गायब, यानी 4s0 3d0। और ये क्या बन चुका होगा, ये एक्चुअल में 18 में से 21 में से 3 चला जाएगा 18, ये किस पे चला गया होगा, आर्गन पे। और अगर आर्गन बन गया, ये आर्गन बन गया, या इसके पहले की अगर हम ऑर्बिटल्स को देखें तो सब क्या है, फुलफिल्ड है ना। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, मतलब इसके पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। यानी जब ये आर्गन बन गया तो यहीं से भी सियोरिटी मिल गई कि आर्गन के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 0। तो स्कैंडियम 3+ का अगर हमसे पूछे कि ये बताइए मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, तो मैग्नेटिक मोमेंट इसका क्या होगा, 0, बिकॉज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 0। तो इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट आपको जो देखने के लिए मिलेगा स्कैंडियम 3+ द्वारा, वो क्या मिलेगा, 0, ठीक है। अब कहानी और आगे बढ़ाइए, टाइटेनियम 3+, ठीक है ना। तो मेनली आप जानते हो टाइटेनियम का होता कितना है, तो टाइटेनियम का होता है 22। अगर हम इसका निकालें तो 3s2 होगा, 3d2 होगा, ठीक है ना। अब इसके ऊपर कितना प्लस चार्ज है, 3+। इसका मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल से कितने इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालिए। सबसे पहले ये 2 गायब हो गया होगा और इसमें से 1 गायब हो गया होगा, यानी यहाँ पे कहानी ऐसे बनी हो गई है, सॉरी 3s2 नहीं है, 4s2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4s0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3d1। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया, एक बनाने की जरूरत नहीं है, समझ गए हम लोग, कितना मिल गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। तो मैग्नेटिक मोमेंट 1 के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे n+1 होता है, 1 रखेंगे, आंसर में मिलेगा 1.73। क्या मिलेगा, 1.73 बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है ना, ये मत भूलिएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे क्या है, 1 है, और मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, 1.73। अच्छा, इस फॉर्मूले से ये ऑब्जर्व है, मतलब सॉरी ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, ये कैलकुलेटेड है, ये वैल्यू क्या है, कैलकुलेटेड है, मैंने हमने कैलकुलेट किया है ना इसको।
लेकिन जब आप ऑब्जर्व करते हो, यानी रियलिटी में जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू ऑब्जर्व किया गया तो वैल्यू आई थी 1.75 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है ना, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ कि ये वैल्यू चेंज होती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, जब आप ऑब्जर्व करोगे थ्रू द एक्सपेरिमेंट तो वैल्यू थोड़ी सी क्या कर जाएगी, वेरी कर जाएगी। क्या कर जाएगी, वेरी। ठीक है, अब टाइटेनियम 2+ का देखा जाए तो वही कहानी है, 3+ था, है ना, तो 3 इलेक्ट्रॉन निकले थे, अभी केवल 2 निकालने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ ये 0 होगा, बाकी इसके दोनों बच जाएंगे, यानी 3d2 हो जाएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, तो म्यू अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे तो 2 + 1, ठीक है ना, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 2 × 3, ठीक है ना, यहाँ से कितना मिल जाएगा, 2 × 3 = 6, और 6 का भी हम लोगों ने निकाला था, है ना, कितना आया था। एक बार मुझे √6 में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं एक बार चाहूँगा फिर निकालना। ठीक है, यहाँ पे 2 लिखूंगा, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे मिल गया हमको 2, पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पे भर भर के 0 होंगे, एक पेयर ऑफ 0 निकाल लूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे ला के रख दूंगा, सॉरी यहाँ पे रख दिया। अब मुझे करना है तो मैं कितने बार में कर सकता हूँ 4 बार में कर सकता हूँ, आया ना, तो 4 बार में अगर मैं करूँगा तो 4 चौके 16 और 4 चौके फिर 16 और 1 17, यही आएगा, यानी 4 बार में जाएगा, दैट मीन्स 2.45 ही आएगा। सही है, गलत नहीं है, √6 का करूँगा तो यही आएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, यही मिलेगा, 2.45 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, अब वेनेडियम का देखते हैं, सॉरी ये किसका है, टाइटेनियम 2+ का है। ठीक है ना, अब वेनेडियम 2+ का देखते हैं, नीचे वाला मिठाई, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट कर रहा हूँ मैं, वो जो मीठा है वो कॉपर 2+ था, तो परेशान मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पे वेनेडियम 2+ का देखेंगे तो वेनेडियम का कितना होता है, तो वो होता है 23। ठीक है ना, अब वेनेडियम का अगर हम निकालते तो क्या आता है, 4s2 3d3, यही आता, 3 है तो 3, यहाँ पे सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पे वेनेडियम पे कितना है 2+ चार्ज है, तो इसका मतलब आउटर मोस्ट शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, सबसे पहले s से गए होंगे, तो सीधा सीधा कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिले होंगे, 3। ठीक है ना, यहाँ से तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गए हमको, कितने, 3, यानी n की वैल्यू हमको मिल चुकी है 3। अगर 3 है तो इस कंडीशन में मैं म्यू निकाल सकता हूँ, किसका, वेनेडियम 2+ का, बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 × 4 हो जाएगा ना, n+1 होता है, मतलब 3 और उसमें से एक बढ़ा के गुणा कर देते हैं, तो 3 × 4 क्या हो गया, 12 का अगर मैं निकालूं तो 12 का फटाफट निकाल लीजिए, 3 के नज़दीक आएगा, है ना, 3 × 3 = 9, यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पे 6, दशमलव लगा दीजिए, यहाँ पे भी, तो 00 नीचे आ जाएगा, 00 नीचे आ गया, कितनी बार में जाएगा, 6 × 5 = 30, तो 6 बार में, 5 बार में तो जाएगा नहीं, 4 बार में ही जाएगा, तो 16, 4 × 6 = 24, 1 25, यानी 4 बार में गया, कितना बच गया हमारे सामने, 44, इसको ऐड कर देंगे तो 4 4 8, यहाँ पे 6 बच गया, दशमलव लगा है, फिर 00 हम लगा सकते हैं, फिर 6 7 42, 7 बार में जाएगा, देखते हैं हम लोग, 7 7 49, 7 7 = 49, 4 7 8 = 56, और ये 60, 6 बचा, 7 6 = 42 में अगर मैं 6 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 48, ये ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, मिल गया मुझे 3.46, बात खत्म। तो इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 और इसकी जो वैल्यू आएगी 3.46 बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है ना, क्या इसमें कोई दुविधा नहीं। अगर मैं इन तीनों को ऑब्जर्व करूं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, एक है तो वैल्यू हल्की सी बड़ी आई है 1.73, 2 है तो 2 से थोड़ी सी बड़ी आई है 2.45, 3 है तो 3.46, तो अप्रॉक्स जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने के थोड़े से ज़्यादा पे वैल्यू हमारी मिलेगी मैग्नेटिक मोमेंट की। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा, बाकी के ये जितने हैं वो सब आप खुद करेंगे। ठीक है, ये SW है आपका, ओके। लेकिन ले देखे कहानी में, अब मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो दिखा रहा है मैग्नेटिज्म, आखिर क्यों, आखिर ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है आखिर ऐसा मैग्नेटिज्म शो क्यों कर रहे हैं, है ना, ये बड़ा क्वेश्चन है। मैंने तो बोल दिया कि भाई हमने देखा एक्सपेरिमेंटली तो ऐसा हो रहा है ना, कि पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहे हैं, डाईमैग्नेटिज्म शो कर रहे हैं, लेकिन क्यों, वाई। तो इसका जो सबसे प्रमुख कारण है
इसका सबसे प्रमुख कारण मैं आपको समझाऊं तो मेनली ध्यान दीजिएगा, ये कारण पैदा कहाँ से होता है, क्योंकि ये एटम है, एटम के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, और एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, ठीक है ना। मोशन मतलब ये भी कैसा मोशन, स्पिन कर रहे हैं, ये नाच रहे हैं उसी में, समझ में आ रहा है। और इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज पार्टिकल, ठीक है। और कभी भी एक चार्ज पार्टिकल अगर मोशन किया तो 100% उसके पास क्या आएगी, उसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाएगी। इस चीज़ को पहले समझिए, ये बात जो मैंने बताई है वो बहुत ज़रूरी है। ये क्लास 10th में ही आपको पढ़ाया जाता है कि एक साइंटिस्ट थे हेंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड, ठीक है, हेंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड। इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू बताया था कि हम जब देखते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है एक वायर के अंदर, देखिए एक्चुअल में इनसे भी पहले अगर देखी जाए थ्योरी, मैं शायद गलत हो सकता हूँ, बट मैं ऐसे मानता हूँ कि इनसे भी पहले थ्योरी मैक्सवेल साहब ने दी थी, ठीक है ना। मैक्सवेल साहब बहुत ज़्यादा इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, तो एक्चुअल में मैक्सवेल साहब ने ज़्यादा इसके ऊपर क्या काम किया था, किसके ऊपर, चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो हो सकता है कि इनसे पहले इनकी ऑब्जर्वेशन आई हो, जहाँ तक मुझे लगता है, बिकॉज मैक्सवेल साहब भी ये बात रिपीट करते हैं, और हेंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड जो थे ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंटली दिखाते हैं, ठीक है ना। तो इनका एक्सपेरिमेंट आया था और बात हमको इनकी नजर आती है, ओके। तो मेनली हेंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ड ने क्या बताया था कि जब एक वायर के अंदर करंट फ्लो होता है तो उस कंडीशन में वो जो करंट कैरिंग वायर है एक्चुअल में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। दैट मीन्स अगर उसके सामने मैं मैग्नेटिक कंपास लेके जाऊंगा तो वो मैग्नेटिक कंपास की जो सुई है, नीडल है, वो क्या हो रही होती है, डिफ्लेक्ट हो रही होती है, जिससे ये पता चलता है कि वो करंट कैरिंग वायर एक मैग्नेट की तरह अपने आप को बिहेव करा रहा है। दैट मीन्स एक मैग्नेटिक बिहेवियर दिखा रहा है, ठीक है ना। बाद में उस चीज को अच्छे से समझा गया और ये बताया गया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मोशन करेगा, ठीक है ना, कोई भी चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा तो क्या शो करेगा, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। और इस चीज को तो तभी समझा दिया गया था जब एटम की खोज हुई थी, ठीक है ना, जब डिस्कवरी हुई थी एटम की, तभी इस बात को एक्सप्लेन किया गया था, ठीक है ना। क्या किया गया था, एटम की जब डिस्कवरी हुई थी तभी ये पता कर लिया गया था कि भैया देखिए, एटम की डिस्कवरी नहीं, एक्चुअल में गलत मैं बोल रहा हूँ, एक्चुअल में सब एटॉमिक पार्टिकल की जब डिस्कवरी हुई थी, एटम के अंदर जो पार्टिकल है, एटम के अंदर कौन से पार्टिकल है, एक तो इलेक्ट्रॉन है, दूसरा प्रोटॉन है, तीसरा न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज और न्यूट्रॉन पे 0। तो ये भी देखा गया कि ये जो देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकला था, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कैथोड रे से निकला था। अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया था, कैथोड रे से आया था, और प्रोटॉन कहाँ से आया था, कैनाल रे से आया था, ठीक है ना, कैनाल रे, या इसी को हम लोग एनोड रे बोलते हैं, ठीक है। तो इन रेस को बाद में प्रोटॉन बोला गया और इसको बोला गया इलेक्ट्रॉन। तो ये देखा गया कि जब ये रेस चलती हैं यानी आगे की ओर बढ़ती हैं, कैथोड रे कहाँ से जाती थी, कैथोड से एनोड की ओर, ठीक है। जब ये कैथोड से एनोड की ओर जा रही है तो बीच में यदि मैं क्या रखता हूँ, चुंबक रखता हूँ, तो एक्चुअल में चुंबक से क्या हो रही होती है, प्रभावित हो रही होती है, समझ में आ रहा है। यानी चुंबक इनको प्रभावित कर रहा होता है, इनकी जो दिशा, इनको जाना चाहिए सीधे, लेकिन जब ये चुंबकीय क्षेत्र में आती है, मैग्नेटिक फील्ड को देखती है, तो ये अपने आप में चेंज होता हुआ नजर आती है, मतलब ये सीधा ना जाके या तो ऊपर या तो नीचे की ओर मुड़ जाती हैं, ठीक है। ऐसा एनोड क्या बोलते हैं, कैनाल रे के साथ भी देखा गया। कैनाल रे कहाँ से चल रही थी, एनोड से कैथोड की ओर। देखिए मैं यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा तो आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज अगर पूरा नहीं पता है तो इसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। आप इतने को ही पकड़ के रखिएगा कि चार्ज पार्टिकल मोशन करते हैं तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, बाकी ये पूरा पार्ट आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो एनोड से कैथोड तक चल रही होती थी, तो उनके सामने भी अगर 2 मैग्नेट रखा गया, मतलब ऊपर नीचे, तो वो भी क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। और देखिए ये एक्चुअल में मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको पता हो तो इलेक्ट्रॉनिक मास रेशियो, इलेक्ट्रॉन मास रेशियो या चार्ज मास रेशियो जिसको बोलते हैं, जिसको निकाला था जे थॉमसन साहब ने, जे थॉमसन साहब ने निकाल के दिया था चार्ज मास रेशियो, ठीक है। तो एक्चुअल में उन्होंने क्या किया था, इन दोनों फील्ड का यूज किया था, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का यूज किया था, समझ में आ रहा है, तब जाके वो चार्ज मास रेशियो निकाल पाए थे। यानी ये पहले से क्लियर है, ये पहले से क्लियर है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं वो एक्चुअल में मैग्नेटिक फील्ड में आने पर अपने आप को मैग्नेट जैसा बिहेव कराते हैं, यानी खुद मैग्नेट है, इसीलिए वो मैग्नेट को देखते ही क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। ये बताइए मैग्नेट के सामने अगर दूसरा मैग्नेट होगा तभी तो क्या कर पाएगा, उसकी ओर अट्रैक्ट या रिपेल होगा, है ना। तो वैसे सेम कहानी है, जब ये इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा होता है या प्रोटॉन दौड़ रहा होता है तो अपने आप को मैग्नेट समझता है, यानी वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, समझ में आ रहा है।
और वो भी मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा होता है। लेकिन ये तभी फॉलो होगा जब वो मोशन कर रहा हो। अगर मोशन नहीं कर रहा है तब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आएगी। यानी ध्यान से समझा जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो हर कंडक्टर के अंदर है, लेकिन जब तक उस कंडक्टर के अंदर फ्लो नहीं होगा इलेक्ट्रॉन का, तब तक वो कंडक्टर एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है, जब वो मोशन करेगा तो मोशन करने के बाद वो क्या करेगा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाएगा, यानी मैग्नेटिक बिहेवियर दिखा रहा होगा, ठीक है। एक्चुअल में ये कारण बनता है, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एक इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि बात यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की है, प्रोटॉन की तो है नहीं। प्रोटॉन तो कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर है, तो उसका इफेक्ट हमारे एटम पे पड़ता नहीं। और अगर एटम पे नहीं पड़ता, मतलब कैसा है इफेक्ट, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का जो इफेक्ट है। और मेनली प्रोटॉन जो होता है अंदर मोशन नहीं करता है, मोशन इलेक्ट्रॉन कर रहा होता है बाहर, ठीक है ना। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, रदरफोर्ड साहब का ये पूरा का पूरा मॉडल था, वहाँ पे ये बातें बताई गई हैं, ठीक है। तो वहाँ से जाके आप देख सकते हो। मेनली रदरफोर्ड छोड़िए, आगे जाके श्रोडिंगर साहब ने भी इसको एक्सप्लेन किया, डी ब्रोगली साहब ने भी एक्सप्लेन किया कि मेनली इलेक्ट्रॉन दौड़ रहा होता है ऑर्बिटल के अंदर, ठीक है, घूम रहा होता है। इसके कारण मैं ये बोल सकता हूँ कि वो मोशन करेगा, मोशन करने के कारण वो मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाएगा, ठीक। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, चूंकि यही कारण भी बनता है, अब देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख दिया, तो दोनों के ऊपर निगेटिव चार्ज है। तो पहले तो अभी छोड़िए, 2 सेकंड के लिए स्किप करता हूँ कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, फिलहाल के लिए मैं मानता हूँ कि दोनों चार्ज पार्टिकल है। अब दोनों चार्ज पार्टिकल है तो 100% ये दोनों एक दूसरे के ऊपर एक फोर्स लगाएंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल लगाएंगे नहीं, वो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, इसको स्थिर विद्युत की बल बोलते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स याद रखेंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नेचर कैसा होता है सर, रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों का होता है, ठीक है ना। इसका नेचर कैसा होता है, रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों का होता है, मतलब ये रिपेल भी कर रहे होंगे, अट्रैक्ट भी कर रहे होंगे। कब रिपेल करेंगे, तो जब सेम चार्जेस मिलेंगे, सेम चार्जेस के दौरान क्या होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, यानी ये एक दूसरे के ऊपर अपोजिट फोर्स लगा रहे होंगे, वो उसको आगे भगाएगा और ये इसको आगे भगाएगा, ठीक है ना। तो सेम चार्ज के दौरान, सेम चार्ज है तो रिपल्सन होगा, और अगर डिफरेंट चार्ज है या अपोजिट चार्ज है तो अपोजिट चार्ज के दौरान ये अट्रैक्शन शो करेगा, ठीक है, अट्रैक्शन, ठीक। तो अगर ध्यान से देखा जाए एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक ऑर्बिटल के अंदर है, तो एक दूसरे के ऊपर कैसा फोर्स लगाएंगे, रिपल्सन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रिपल्सन। रिपल्सन लगाने का मतलब ये नहीं चाहेंगे कि एक दूसरे कमरे में, मतलब दोनों के दोनों इसी ऑर्बिटल में रहें, है ना। यानी ये इधर भागना चाहेगा और ये इधर, यानी ये दोनों अपना ऑर्बिटल छोड़ के भाग रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन वहीं पे पैदा होती है एक और नई कहानी जिसका नाम है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अभी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जन्मजात इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेके पैदा होगा, दैट मीन्स चार्ज लेके पैदा होगा, है ना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन ये बेचारा बैठा नहीं है ना, घूम रहा है, और घूमने के कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके पास होगी, दैट मीन्स वो चुंबक की तरह बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये तो इसको क्या कर रहा होगा, दूर भगा रहा होगा, लेकिन स्पिन करने के कारण गलती से इसके ऊपर एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आ जाएगी, मैग्नेटिक बिहेवियर भी आ जाएगा, जिसके कारण ये मैग्नेटिक फोर्स भी लगाना स्टार्ट कर देगा एक दूसरे पर। और मैग्नेटिक फोर्स जो होता है उसकी भी प्रॉपर्टी कैसी होती है, ऐसी ही होती है। यहाँ पे चूंकि मैग्नेटिक बिहेवियर, दैट मीन्स मैग्नेटिक फोर्स भी लगाएंगे, और मैग्नेटिक फोर्स लगाने का मतलब ध्यान समझिएगा, यहाँ भी कहानी सेम होती है, यहाँ भी रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों चलता है, लेकिन यहाँ पे सेम चार्जेस की बात नहीं होती, यहाँ पे पोल होता है। यहाँ पे बात ये होती है कि अगर सेम पोल है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा, है ना, रिपल्सन। और अपोजिट है, यदि अपोजिट है तो अट्रैक्शन होगा। आई होप दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो सेम है तो रिपल्सन और अपोजिट है तो अट्रैक्शन। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू देखें तो दोनों के फोर्स सेम, सॉरी चार्जेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेम चार्जेस में रिपल्सन हो रहा होगा, लेकिन घूम रहा है, और घूमने के दौरान होता क्या है कि इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन अलग होती है और इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन अलग होती है। इसीलिए आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो हम जब भी एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो एक बार ऐसे लिखते हैं और दूसरी बार ऐसे लिखते हैं, ये एक्चुअल में इसकी स्पिन को शो कर रहा होता है। ये बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर यानी अपवर्ड मोशन करता है, और ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड मोशन कर रहा है। यानी एक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन जो करते हैं वो सेम दिशा में नहीं करते हैं, एक्चुअल में एक अपवर्ड कर रहा होता है और एक डाउनवर्ड। इससे क्या होगा सर,
अगर ये अपवर्ड कर रहा है, अपवर्ड कर रहा है, तो एक्चुअल में ये कैसा बिहेव करेगा? एज अ साउथ पोल। कैसा बिहेव करेगा? साउथ पोल। यानी अपने आप को एक तो चारों ओर मैग्नेटिज्म क्या क्रिएट करेगा, उसके साथ साथ ये अगर ऊपर की ओर मोशन कर रहा है, देखो मैं यहाँ पे रैंडमली लिख रहा हूँ। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से आपको ये भी बताऊँ कि जैसे देखिए ऊपर मोशन करता है तो कौन सा पोल बनेगा। अब वो समय नहीं है कि हम उसको बताएं, ठीक है ना, सिंपल मैं एज्यूम करा रहा हूँ आपको। देखिए पोल आपको पता है, एक तो साउथ होगा, एक नॉर्थ होगा, तो साउथ नॉर्थ मिलेंगे तो अब अट्रैक्शन होगा। लेकिन नॉर्थ मिल गए या साउथ मिल गए तो क्या होगा? रिपल्सन होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि एक स्पिन ऊपर की ओर हो रही है तो ये नॉर्थ पोल या साउथ पोल बनाएगा। मतलब मान लेता हूँ कि ये साउथ पोल बना रहा है जब वो अपवर्ड कर रहा है ना। जब वो अपवर्ड कर रहा है तो कौन सा पोल क्रिएट कर दे रहा है? साउथ पोल। अपने चारों ओर कौन सा पोल? साउथ पोल। और जब डाउनवर्ड कर रहा है तो उस कंडीशन में कौन सा पोल क्रिएट कर रहा है? नॉर्थ पोल। अब एक साउथ पोल हो गया और एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, दो पोल बने, दो पोल हैं अपोजिट है और अपोजिट है तो इस कंडीशन में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो चार्जेस के कारण तो दूर भाग रहे हैं, लेकिन स्पिन के कारण दो अलग अलग पोल पैदा कर रहे हैं और ये क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या बात समझ में आई? हाँ या ना? ये कहानी बन रही है। अब इस कारण ये दोनों के दोनों क्या होता है? एक ऑर्बिटल के अंदर रह पाते हैं। तो रहने का प्रमुख कारण इनका ये है कि भैया ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो मैंने लिखा था अभी कि भैया हमने इनको लाया मैग्नेट के संपर्क में तो ये दिखाने लगे कि हम भी मैग्नेट हैं, तो ये कोई नई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इनके अंदर चल रही है कहानी, है ना। इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल के अंदर रहता है इसीलिए क्योंकि वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अगर वो नहीं शो करता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो कब का हटा दिया होता है इलेक्ट्रॉन को। एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहबे नहीं करते, है ना। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से क्यों मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है और क्यों क्या बोलते हैं पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने से ये डाईमैग्नेटिज्म यानी रिपल्सन का वो क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है ना। इसका कारण समझिए। इसका कारण ये है, बहुत सिंपल है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। बहुत कुछ बता दिया मैंने, अगर आप समझ गए हो तो, अदरवाइज आप स्किप करके बस वहीं तक रुक जाइएगा, अगेन आइएगा यहाँ से। तो मेनली अगर सपोज कर लिए पेयर्ड है, ठीक है ना, तो पेयर्ड होंगे तो एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन होंगे और ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक दूसरे को बैलेंस करके रखे होंगे, है ना। बैलेंस्ड है, बैलेंस्ड है। बैलेंस मतलब जितना ये बेचारा मैग्नेटिक फोर्स किधर क्यों लगा है, मतलब जितना रिपल्सन अंदर क्रिएट हो रहा है उतना अट्रैक्शन पैदा हो जा रहा है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनको दूर भगा रही होगी और मैग्नेटिक फोर्स इनको पास ला रही होगी, समझ में आ रहा है। तो ये ले दे के दोनों फोर्सेस को क्या किए होंगे? बैलेंस करके रखे होंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, बैलेंस करके रखे हैं और ये ऑर्बिटल के अंदर चुपचाप बैठे हुए हैं। अब मैं कोई दूसरा मैग्नेट लेके आता हूँ, ठीक है ना, तो मैग्नेट क्या पैदा करेगा? मैग्नेटिक फोर्स पैदा करेगा। और जब ये मैग्नेटिक फोर्स पैदा करेगा तो ध्यान दीजिएगा, कहानी में यही तो ट्विस्ट है कि ये मैग्नेट के पास भी क्या होगा? नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे, हाँ या ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। अब मान लीजिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ऐसे समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की ओर स्पिन कर रहा है और ये नीचे की ओर। अब मैंने यहाँ पे चुंबक लाया, एक नॉर्थ और एक साउथ, तो जब मैं इसके सामने लेके आऊँगा तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा, चूंकि पेयर्ड है तब की कहानी चल रही है, जब ये पेयर्ड है तो ये वाला साइड का इलेक्ट्रॉन ये अपने आप को क्या बना देगा? नॉर्थ, यानी अपने अंदर क्या क्रिएट कर देगा? नॉर्थ पोल। आप कहेंगे ऐसे कैसे? ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को चेंज करते रहते हैं क्योंकि इनको अपने ऑर्बिटल में रहना है, समझ में आ रहा है। इनको अपने ऑर्बिटल में क्या करना है? रहना है। और रहने के लिए ये नहीं चाहेंगे कि हमारा जो पेयरिंग हुई है वो क्या हो? अलग हो, क्योंकि फोर्स इतना तगड़ा लगा हुआ है इनके बीच में, समझ में आ रहा है। तो अगर सपोज करिए ऐसे, पहले समझ लेता हूँ कि पहले के जमाने में क्या था? ये नॉर्थ था, ये साउथ था, लेकिन जब मैं चुंबक के सामने लाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा? नॉर्थ, और ये क्या बन जाएगा? साउथ, ठीक है। अब ये नॉर्थ क्या करने लगेंगे? रिपेल करने लगेंगे। अब मैंने चुंबक इधर रख दिया, चुंबक इधर रखा, इधर नॉर्थ कर दिया, इधर साउथ, है ना। तो होना चाहिए, लेकिन जो ही मैं इधर करूंगा तुरंत ये नॉर्थ बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? साउथ। फिर अगेन रिपल्सन हो जाएगा। बस पेयर्ड है तो पेयर्ड की स्थिति में ये नहीं चाहेंगे कि अपने पेयरिंग को खत्म करें, ठीक है ना। यानी ये चुंबक इनको बाहर नहीं बुला सकता, इतनी इसके पास ताकत है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये रिपल्सन शो करेंगे, ठीक है ना। और ये साउथ पोल नॉर्थ पोल क्रिएट करने की टेंडेंसी तो इनके पास है, क्यों है? समझ में आ रहा है ना। चार्ज है, मोशन कर रहा है, तो इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्रिएट करेंगे। क्लियर है? ठीक। अच्छा, जब अनपेयर्ड है तब क्या हो रहा है?
अनपेयर्ड है तब क्या हो रहा है, तब अनपेयर्ड है तो भाई कोई है ही नहीं ना, हाँ या ना। तो अगर मैं चुंबक लेके आ रहा हूँ यहाँ पे, ये अभी भी क्या कर रहा है, अभी भी स्पिन कर रहा होगा, अकेले तो भी स्पिन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज कर ले रहा हूँ कि नॉर्थ पोल की मतलब अपवर्ड की ओर कर रहा है ना, तो नॉर्थ पोल क्रिएट कर रहा होगा, नॉर्थ पोल क्रिएट कर रहा होगा, लेकिन जो ही ये देखेगा चुंबक को, क्योंकि इसके पास कोई है नहीं तो ये फरार होना चाहेगा, क्योंकि इधर की ओर फोर्स मिल रहा है ना इसको, अकेले एक ही फोर्स मिल रहा है, ऐसा लो। क्या अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या मैग्नेटिक फोर्स जैसी कोई फोर्स है, नहीं। तो बाहर से हमको क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स मिल जाएगा, तो मैं इधर की ओर जाना चाहूंगा कि नहीं जाना चाहूंगा, तो दैट मीन्स ये अपने आप को तुरंत किस में कन्वर्ट कर लेगा, साउथ पोल में। समझ आ रहा है, हाँ ना। यानी अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है तो यहाँ पे साउथ पोल होगा, अगर यहाँ पे साउथ पोल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल। आइए समझ में। और इसलिए क्या करेगा, अपने आप को एज अ मैग्नेट मतलब इसकी ओर खींच रहा होगा, यानी इस मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा होगा। समझ में आया, क्लियर है। बिकॉज इसके ऊपर ना ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रहा है, ना ही मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कर रहा होगा, लेकिन वो दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लगा रहे होंगे। समझ में आया, आई थिंक इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। तो आखिर ये क्यों डायमैग्नेटिज्म और क्यों ये पैरामैग्नेटिज्म शो करता है, कारण आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और जो कहानी बताई कि कैसे हमको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, कैसे इसकी स्ट्रेंथ निकाली, वो भी आपको समझ में आ गई होगी। तो एक कथा यहाँ पे इसकी खत्म होती है, ठीक है। अब दूसरी कहानी स्टार्ट करते हैं, पहले इतना नोट करिए। चलिए, अब नई कहानी ये है, जैसा भी हमने 2 सेकंड के लिए पॉज किया, उसमें एक और क्वेश्चन मेरे सामने आया। ये क्वेश्चन ये है, नई कहानी से पहले इस क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि आखिर केवल डी ब्लॉक के एलिमेंट ही ऐसा क्यों करते हैं, कैसा, आखिर केवल डी ब्लॉक के एलिमेंट ही क्यों ये पैरामैग्नेटिज्म डायमैग्नेटिज्म शो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके पीछे 2 सबसे बड़े कारण हैं। सबसे पहला कारण है इनका जो साइज होता है वेरी स्मॉल, ठीक है, स्मॉल साइज होता है, पहली बात। दूसरा, इसमें वैकेंट ऑर्बिटल बहुत मिलेंगे आपको, ठीक है। ऑर्बिटल जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, वैकेंट मिलेगा। वैकेंट मतलब खाली, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, इससे क्या मतलब है, इसका क्या अर्थ है। जैसे आपको मैं समझाना चाहूँ तो आप ये समझिएगा कि एस ब्लॉक अगर आप देखोगे तो एस ब्लॉक के अंदर गिने चुने टोटल मान के चलता हूँ 7-6-13 एलिमेंट है, ठीक है, 13 एलिमेंट है। अब इन 13 एलिमेंट के अंदर देखोगे अगर आप, तो सबसे पहले अगर मैं हाइड्रोजन को पकड़ता हूँ, हाइड्रोजन को छोड़ो, है ही नहीं वो, ठीक है। लिथियम को आज देखा जाए तो 3 होता है, लेकिन जस्ट हम दूसरे पे जाएं तो दूसरा वाला क्या होगा, 4 नंबर पे हमको क्या मिलेगा, बेरिलियम मिल जाएगा। अब फिर अगर हम अगली बार जाएं, मतलब अगला एस ब्लॉक का एलिमेंट देखें, तो फिर हमको 11वें नंबर पे मिलेगा, है ना। फिर 12 नंबर पे मैग्नीशियम, और फिर अगला एलिमेंट हमको कितने पे मिलेगा, 19 पे, और फिर 20 पे हमको कैल्शियम। अगर थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें हर घड़ी क्या हो रहा है, साइज क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है। हर घड़ी साइज क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, हाँ या ना। देखिए बेरिलियम का 4 है, फिर 12 हो गया, फिर 20 हो गया, हर बार एक नई सेल ऐड होते जा रही है ना, हर बार एक नई सेल ऐड होती है। तो साइज क्या है इसमें, छोटा है नहीं। और सबसे बड़ी बात इनका जो ऑर्बिटल होता है, एक तो एक ही होता है, हाँ या ना। और ऑर्बिटल खाली होता ही नहीं है, इसमें कहीं भी बताइए कोई ऑर्बिटल खाली है, इसमें एक ही ऑर्बिटल है और उसमें जरूर एक इलेक्ट्रॉन होंगे ही होंगे। पहले इस चीज़ को फील करना बहुत ज़रूरी है। हाँ सर, तो फिर क्या हुआ, फिर भी एक इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन है। मान लीजिए यहाँ पे तो सब एक इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे डबल होंगे, यानी वो भरा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक होंगे, यहाँ पे भरा होगा, यहाँ पे एक होंगे, यहाँ पे भरा होगा, ठीक है। देखिए आप जो इस एक को देख रहे हो, ये एक को देख रहे हो, और यहाँ पे जो भरा हुआ देख रहे हो, इनका जो वैकेंट मतलब ध्यान से समझिएगा, इनके जो ऑर्बिटल की साइज क्या है, ऑर्बिटल की साइज क्या है, ऑर्बिटल की साइज पकड़िएगा तो ऑर्बिटल की साइज बहुत छोटी है, वेरी स्मॉल, हाँ या ना, बहुत स्मॉल है। ऑर्बिटल की साइज में कह रहा हूँ, ऑर्बिटल की साइज क्या है, बहुत स्मॉल है, छोटी है। पहली चीज समझो भाई, एस ब्लॉक का एक ही तो ऑर्बिटल होता है, इसके अलावा तो कोई दूसरा ऑर्बिटल है नहीं ना, नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक होता है, यानी इसके ऑर्बिटल की साइज छोटी होती है। अगेन आपके चेहरे से ये नजर आ रहा है, नहीं समझ पा रहे हैं। तो एस मतलब ये, पी मतलब ये, डी मतलब
ये, ठीक है, और F मतलब ये, ठीक है। तो मेनली अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे छोटी साइज किसकी है, S की है। अब ये S के ऑर्बिटल छोटे होते हैं, अपने अंदर जो भी खेल है उसी में रचेंगे, मतलब मेनली जो भी इनका खेल होगा वो अपने आप में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे। समझ में आ रहा है, इनकी साइज बहुत छोटी है तो जो खेल होगा वो अंदर तक ही सीमित हो जाएगा। समझ में आ रहा है। और साइज छोटी होने के कारण इनका न्यूक्लियस के थ्रू कमांड बहुत तगड़ा होता है। इनकी साइज छोटी है तो इनके इलेक्ट्रॉनों पर पकड़ जो होता है न्यूक्लियस का वो ज़्यादा होता है। समझ में आ रहा है। तो ये खेल बाहर तक पहुँच ही नहीं पाता है ना। एस ऑर्बिटल के अंदर जो भी एलिमेंट है उनका जो खेल है वो न्यूक्लियस के थ्रू कनेक्टेड होता है। साइज छोटी है, साइज छोटी होने के कारण इनको न्यूक्लियस बहुत अच्छे से कनेक्ट करके रखेगा इनके इलेक्ट्रॉनों को, क्योंकि इनकी साइज छोटी है तो जितना हो सकता है ये कहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे, न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, ये सबसे प्रमुख कारण है। साइज छोटी है, साइज छोटी होने के कारण ये न्यूक्लियस से कनेक्टेड रहेंगे। अब न्यूक्लियस से कनेक्टेड रहेंगे, आगे जा नहीं सकते। आगे मतलब आगे के इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे नहीं। और ज़्यादातर आपको दिख रहे हैं कैसे एलिमेंट है, ज़्यादातर कैसे मिल रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो पेयर्ड ही मिल रहे हैं। ठीक है ना, छोटा साइज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और छोटा साइज एक इलेक्ट्रॉन। साइज जो है ना वो इफेक्ट डाल रहा है। इसकी साइज छोटी है तो न्यूक्लियस इसके ऊपर कमांड अच्छे से बना लेगा। जब इलेक्ट्रॉनों का साइज, देखिए मैं समझा रहा हूँ, आप लोगों ने पुअर शील्डिंग सुनी है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी सुनी है। तो आप देखते हैं कि ये जो होता है ये तगड़ा रिपल्सन क्रिएट करता है अगले वाले पे, अपने पे नहीं, मतलब अगले वाले पे। अगला अगर कोई इलेक्ट्रॉन है तो एस ब्लॉक के एलिमेंट उनके ऊपर तगड़ा रिपल्सन क्रिएट करते हैं। इसका रीजन एक और है कि ये कनेक्टेड भी बहुत भयंकर होते हैं। क्या हुआ, काहे कनेक्टेड नहीं है? इसके इलेक्ट्रॉन पहले ध्यान से समझिए यार। आप देखिए एस के अंदर अगर पेयरिंग की जाएगी तो एक ही ऑर्बिटल के अंदर पास होंगे। पी वाले में देखोगे तो इतना समझाया था ना कि ये ऊपर एक नीचे, दूर दूर हो गए इलेक्ट्रॉन, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दूर दूर है, समझ में आ रहा है। तो इनके मतलब मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, दूर दूर, यहाँ पे क्या है, पास पास। तो पास पास अगर पेयरिंग हो रही है तो आप खुद सोचो ना कि जो साइज है, पहले जो जिस कमरे में रह रहा है वो कमरा ही बहुत छोटा है, उस कमरे में जो भी इफेक्ट आएगा, समझ में आ रहा है। और मेनली सबसे पहली बात तो ये देखो कि किसी भी सेल का जो एस होता है वो सबसे आगे होता है, उसके बाद पी होता है, उसके बाद डी होता है, उसके बाद एफ होता है, समझ में आ रहा है। तो हमेशा एस कहाँ होगा, न्यूक्लियस के पहले होगा ना। कोई भी ऑर्बिटल अगर मैं तीसरा ले लूं तो सबसे पहले 3 एस, फिर 3 पी, फिर 3 डी, फिर 3 एफ, ऐसे आएगा। तो एस सबसे पहले आ रहा है, नहीं आ रहा है, और एस सबसे पहले आ रहा है और उसकी साइज भी क्या है, छोटी है। उसका घर नहीं ना बड़ा है, उसके इलेक्ट्रॉन तो एक जगह पे फिक्स नजर आ रहे हैं, साइज छोटी है, समझ में आ रहा है। तो न्यूक्लियस उसके ऊपर पकड़ क्या बनाएगा, तगड़ा बनाएगा। और वहां के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी तगड़े होंगे। तगड़े होने का मतलब इसीलिए तो वो क्या करते हैं, साइज छोटी होती है इसीलिए तो ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करवा पाते हैं। पास पास होते हैं ना एकदम, कॉम्पैक्शन के मतलब इनका अगर देखा जाए डेंसिटी तो एकदम यहाँ पे ज्यादा मिलेगी एस में। साइज छोटी है, कौन, तो वो स्टेबिलिटी का चक्कर है ना, वहां पे तो स्टेबिलिटी का फंडा यूज करता है ना वो, कि हमको स्टेबल होना है। स्टेबल होने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब वो उसको देने ही देने हैं, समझ में आ रहा है, वो उसको देने ही देने हैं। तो वो तो निकालेगा ही निकालेगा, क्योंकि अगर वो नहीं निकालेगा तो उसका एनर्जी का लेवल क्या बोलते हैं, नॉर्मल गैसेस की तरह नहीं होगा। तो वो तो अलग हो जाएगा, स्टेबिलिटी के लिए वो करता है। मेनली आप जो बात कर रहे हो उसकी मैं कर रहा हूँ, उसकी कि पैरामैग्नेटिज्म और डायमैग्नेटिज्म क्यों नहीं शो करता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसका साइज छोटा है और इलेक्ट्रॉन एक जगह पे क्या है, कंडेंस्ड है या सीधा सीधा बैठे हुए हैं। इनका साइज बहुत बड़ा नहीं है तो इसके ऊपर न्यूक्लियस क्या होता है, आराम से पकड़ बना लेता है। बट बाकी के अंदर अगर हम चले जाएंगे, बाकी के अंदर तो देखो अभी बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। आपके मन में ये चल रहा है कि अगर हम डी ब्लॉक में जाए तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बहुत दूर दूर होते हैं, तो इस पे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से पकड़ बनाता है इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी उनकी तगड़ी होती है, उसको पकड़ने जाए। तो उसका कारण ये नहीं है, देखो अगर एस और पी पहले रहेंगे, एस और पी पहले रहेंगे तो ये इसको देखो हम इस पे काम करते हैं कि पहले कौन सा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस पकड़ने जा रहा है, सपोज कर लो यहाँ के एलिमेंट्स को पकड़ रहा है सपोज कर लो पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है ना, पी ब्लॉक का मतलब पी ऑर्बिटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस इसको खींच रहा है, तो उसके पहले बचाने वाला कौन है, एस है। तो वो तगड़ा है ना, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पास पास है ना, तो ये ज्यादा रिपल्सन मतलब एक साथ मिलकर क्या कर रहे होंगे, रिपेल कर रहे होंगे, हाँ या ना। तो ये पी वाला हो गया। अब डी वाले पे पहुंचे तो डी वाले को बचाने के लिए एस और पी वाले होंगे, मतलब मेनली पी वाला होगा। पी के अंदर भी एस से थोड़ा सा कम है, मतलब एस रहता तो ज्यादा बचा पाता, पी रहेगा तो
थोड़ा कम बचाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिर क्या हो गए, दूर दूर हो गए। तो डी के अंदर खींचना आसान है, समझ में आ रहा है, ये क्या कहा जा रहा है। तो इसका मतलब न्यूक्लियस का आपके अनुसार क्या होगा, कमांड क्या होगा, डी पे तगड़ा होगा। हम इसकी बात कर रहे हैं, आया समझ में। अब डी के बाद मैं एफ पे चला जाऊँ, तो एफ पे अगर न्यूक्लियस मतलब एफ को न्यूक्लियस खींच रहा है, तो इसके पहले बचाने वाला कौन है, डी। डी में और दूर दूर इलेक्ट्रॉन होंगे तो कम बचा पाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये तो शील्डिंग की कहानी है ना, है ना, ये तो शील्डिंग के लिए हम काम कर रहे हैं कि यहाँ पे बचाने वाला कौन था, यहाँ पे दूर दूर है, यहाँ पे पास पास है, यहाँ पे पास पास है, तो यहाँ पे बहुत पास पास है इलेक्ट्रॉनों का, यहाँ पे क्या होगा, तगड़ा कनेक्शन होगा, किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ। एफ में पी में दूर दूर हो गए, कम हो जाएगा, डी में और दूर दूर है और कम होगा, और फिर एफ में ज़्यादा दूर हो गए तो वहाँ पे और कम हो जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है, ये बात समझिए। और इनके अंदर डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अंदर क्या होता है कि भैया साइज स्मॉल होने का मतलब क्या है कि इनके अंदर सेल नहीं बढ़ रहा होता है। स्कैंडियम से लेके जिंक तक अगर मैं जाऊंगा तो एक ही सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भर रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इनके ऑर्बिटल मैक्सिमम खाली मिलेंगे आपको, है ना। आप ध्यान से देखिए तो 1 से लेके 5 तक, है ना, खाली ही खाली है ना। तो खाली खाली इन इलेक्ट्रॉनों का यहाँ पे क्या मिलता है आपको, सूखा देखने के लिए मिलता है इनके ऑर्बिटल में, जबकि यस में एक ही ऑर्बिटल है तुरंत भर जाते हैं। कभी खाली मिलता है यस, इस वजह से कोई भी आपको नजर आए खाली मिलेगा, कोई खाली नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डी के अंदर 5 है तो पहला अगर भरेगा, मतलब स्कैंडियम पे है तो एक ही इलेक्ट्रॉन के अभी 4 खाली है, समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद किस पे जाए, वेनेडियम पे, सॉरी टाइटेनियम पे जाए तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, अभी 3 खाली हैं, समझ में आ रहा है। तो खाली वाला जो मात्रा है वो क्या है, ज्यादा है, समझ में आ रहा है। तो वैकेंट ऑर्बिटल ज्यादा मिलते हैं, पहला कारण ये है। वैकेंट ऑर्बिटल ज्यादा होने से जगह पूरी की पूरी क्या मिलती है, खाली मिलती है, स्पेस ज़्यादा मिलता है, स्पेस ज़्यादा मिलता है तो इसीलिए बाहरी लोग उसके ऊपर इफेक्ट डाल पाते हैं, समझ में आ रहा है। न्यूक्लियस उनके ऊपर इफेक्ट, क्योंकि यहाँ पे साइज क्या है, बड़ी है ना डी की, तो बड़ी हो गई, एक तो खाली है, समझ में आ रहा है। तो इसलिए बाहरी जो इफेक्ट आता है इनके ऊपर वो ज़्यादा होता है, क्लियर। ये बहुत बड़ा कारण बनता है साइज और वैकेंट, और यही कारण बनता है आगे जाके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन। डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो कैसा कंपाउंड फॉर्म करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये भी समझ लीजिएगा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट एक्चुअल में यही कारणों की वजह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म करते हैं। अब आप कहेंगे ये क्यों हुआ, है ना। मैंने क्या बोला, साइज छोटी है लेकिन खाली स्थान ज़्यादा है। खाली स्थान ज़्यादा मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का सूखा होगा, है ना। यानी इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए भरने के लिए अपने ऑर्बिटल, ठीक है। और मेनली जब ऑर्बिटल खाली है, पूरा ऑर्बिटल में खड़े खड़े खाली हो रहा है, तो इसका मतलब क्या मिल रहा है, ऑप्शन मिल रहा है इनको कि एक साथ 2-2 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 3-3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं अपने वैकेंट पोर्शन को खत्म कर क्या करने के लिए, भरने के लिए कर सकते हैं ऐसा, है या ना। तो मेनली इसीलिए वो क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं किसको है, जब कभी भी कोई कंपाउंड कैसे बनता है, किसकी उपस्थिति कैसे बनता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के थ्रू बनता है तो उस कंडीशन में वो कैसा कंपाउंड होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ठीक है। और आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड जो होता है इसको हम बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध, ठीक है ना, उपसहसंयोजक बंध। और उपसहसंयोजक बंध बनता कैसे है, अगर आपको ध्यान से पता हो तो एक्चुअल में ये लोन पेयर के ट्रांसफर से होता है ना, लोन पेयर के ट्रांसफर से होता है। तो लोन पेयर ट्रांसफर करते हैं हम लोग, तब जाके क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, है ना, जोड़े में 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ भेजे जा सकते हैं, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूँ, यानी यहाँ पे क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन खड़े खड़े भेजे जा सकते हैं, और इसके लिए वही एटम आएगा ये करने, मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने, जिसके पास उतना बढ़िया और मतलब जिसके पास खाली ऑर्बिटल होंगे कि वो इलेक्ट्रॉन को एक ही साथ 2 इलेक्ट्रॉन को रख सके, जोड़े में इलेक्ट्रॉन है, समझ में आ रहा है। क्या मेरी बात समझे मैं जो बोल रहा हूँ। तो साइज छोटी है और वैकेंट ऑर्बिटल ज़्यादा है, तो इस कारण ये जो है कौन, डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, यानी उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। और उपसहसंयोजक बंध का मतलब ये एक्चुअल में लोन पेयर का ट्रांसफर होता है,
ठीक है, कई लोगों ने पढ़ा होगा, कई लोग जानते भी हैं, ठीक है। इसमें समझिएगा ध्यान से कि होता क्या है कि मान लीजिए ए है, ए के पास एक लोन पेयर है और ये बी है, बी के पास सूखा है इलेक्ट्रॉनों का, तो ये जो ए है इस लोन पेयर को क्या कर देगा, इस बी को दे देगा। जब ये दे देगा तो ए के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, और बी के ऊपर माइनस चार्ज, समझिएगा ध्यान से। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो बॉन्ड बना है एक्चुअल में क्या बना है, इसी बॉन्ड को हम लोग कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं, है ना, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलिए, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर है या ना। तो ये क्यों बनेगा, अच्छा ये बी कैसे ले लेगा, बी के पास स्पेस होगी तभी तो, है ना, बी के पास स्पेस ही नहीं है तो कहाँ से ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। तो इसका मतलब खाली स्थान होंगे तभी हम डायरेक्ट लोन पेयर ले सकते हैं, और खाली स्थान किसके पास है ज़्यादा, डी के पास है, इसलिए ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ओके, क्लियर रखिएगा इस मोटिव को कि डी ब्लॉक के एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसके पहले वाले में जस्ट क्या समझा कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। अब ये कैसे बनाते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड, इनको देखते हैं, ठीक है। फिलहाल में इतना नोट करिए, देखिए यहाँ पे जिंक और H2O दिख रहा है, H2O ने किसके साथ कॉम्बिनेशन किया है, जिंक के साथ किया है। अब इसमें जो जिंक होगा, मतलब जो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, इस ऑक्सीजन ने इसके साथ, मतलब H2O ने बॉन्ड बनाया कैसे होगा, मेनली H2O तो अपने आप में एक आइसोलेटेड कंपाउंड है ना, और यहाँ पे क्या होगा, जिंक, ठीक है। तो अब ये जिंक क्या किया होगा, अच्छा ये बताइए जिंक क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर देखा जाए तो एक रूल टूट रहा है, जानते हैं क्या, हम ये जानते हैं कि मेटल जो होता है एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, डोनेट करता है, लेकिन यहाँ पे हमको ये नज़र आ रहा है कि यार ये H2O से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, समझ में आ रहा है यार, इनको इसीलिए तो बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। डायरेक्ट बोल दिया होता मेटल, काम खत्म हो गया होता, बट इनको ट्रांजिशन वाले एलिमेंट बोलते हैं, ये रूप बदलने वाले एलिमेंट है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये दिखाते तो हैं कि ये हम पॉजिटिव चार्ज रखेंगे, समझ में आ रहा है, लेकिन जब इनको जोड़े में इलेक्ट्रॉन मिलता है, जब भी इनको क्या मिलता है, जोड़े में इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और अपनी इस प्रॉपर्टी को चेंज करके ये ले लेते हैं। दैट मीन्स ये क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू ये क्या करते हैं, स्टेबिलिटी का फंडा क्लियर करते हैं, ठीक है ना। इनका ले दे के मतलब ये है कि हमको स्टेबल होना है, ठीक है। अब अगर हमको नहीं, अगर मैं नहीं दे के स्टेबल हो पा रहा हूँ तो लेके स्टेबल हो जाता हूँ, समझ आ रहा है। तो ये तरीका अपनाते हैं। मेनली H2O में आप जानते हैं कि H2O है, तो H2O में जो ऑक्सीजन है, इसमें ध्यान से समझेंगे अगर, तो ज़्यादातर आपको ऐसे कंपाउंड नज़र आएंगे, या ज़्यादातर ऐसे लोग नज़र आएंगे कि हमेशा उनके पास क्या होगा, लोन पेयर होगा ही होगा, वही लोग इनके साथ बॉन्ड बनाएंगे। जैसे यहाँ पे H2O में ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, इसीलिए जिंक इससे चिपका हुआ है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो याद रखिएगा कि इनके साथ वही लोग आएंगे, वही लोग जिनके पास लोन पेयर होगा। यहाँ पे देखिए C और N, तो इसमें कौन है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, इसलिए इसने यहाँ पे बॉन्ड बनाया है। ऐसे यहाँ पे देखिए NH3 में सीधा है N, ऐसे यहाँ पे Cl4, अच्छा Cl4 में क्या है, Cl4 की कहानी तो अलग है, NiCl4 और पूरे पे पावर -2। देखिए इस चीज़ को मैं आगे जाके समझाऊंगा। देखिए यहाँ से जो चैप्टर है ना, ये एक्चुअल में चैप्टर हट चुका है, इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से हट चुका है, एक्चुअल में ये दूसरे चैप्टर पे जाके शिफ्ट हो चुका है। अभी आप ध्यान से समझेंगे तो ये आपको नज़र आ रहा है कि डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, बट ये डी ब्लॉक की प्रॉपर्टी जाते जाते एक नए चैप्टर के अंदर चली गई है। वो उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो इसका नेक्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया है, यानी ये चैप्टर किधर की ओर भाग चुका है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ओर, ठीक है। हम जो इन लोगों को देख रहे हैं ना, ये आपको जो दिख रहे हैं एक्चुअल में इनको बोलते हैं लिगैंड। क्या बोलते हैं, लिगैंड, है समझ, लिगैंड इनको बोलते हैं। नॉर्मल भाषा में अभी समझ लीजिए जो लोन पेयर का ट्रांसफर करेंगे, ऐसे कंपाउंड या ऐसे लोग जो क्या कर रहे होंगे, लोन पेयर का ट्रांसफर कर रहे होंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, लिगैंड बोलेंगे, ठीक है ना। और लोन पेयर का ट्रांसफर करने वाले अगर लिगैंड कहला रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, तो ये लिगैंड पूरा का पूरा भरा पड़ा है कोऑर्डिनेट चैप्टर के अंदर। यानी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जब हम देखेंगे उसका संयोजक बॉन्ड, तो वहाँ पे सिर्फ एक ही की बतिये होगी, और वो होगा ये लिगैंड, समझ में आ रहा है। इसलिए मैंने बोला कि अब चैप्टर का फ्लो किधर की ओर है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड की ओर, यानी हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है। यानी ये चैप्टर खत्म करेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड देख रहे होंगे, इस बात को समझिए।
तो मेनली हम यहाँ से बस ये निकाल के रखेंगे। अच्छा, क्लोरीन का पहले Cl4 का देख लेते हैं। Cl4 का मसला सुलझा लेते हैं। तो Cl4 के पास भी लोन पेयर भरे पड़े हैं। कैसे? क्लोरीन है ना, क्लोरीन को पकड़िए, 17 होता है ना। अगर हम इसका निकालें तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p 5 होगा, 3p5। तो यहाँ पे 10 और यहाँ पे 17 हो गया। इसका आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? आउटर मोस्ट सेल यही है ना। आउटर मोस्ट सेल के अंदर जाइए, एक तो 3s2 है, 3s2 और दूसरा 3p6 उठा देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे s के अंदर 2 हो गए, यहाँ पे 5 है मिली, ध्यान देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 मिली, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यही होगा। ध्यान से देखिएगा, तो इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर ये 3 के 3 जो दिख रहे हैं, ये तीनों तीनों लोन पेयर ही तो हैं। मेनली जब क्लोरीन जाता है क्या करने के लिए? रासायनिक संयोग के लिए, है ना, यानी केमिकल रिएक्शन के लिए। तो स्पेशली क्या होगा कि इसके पास कितने लोन पेयर नजर आएंगे? 3 लोन पेयर और एक अलग से इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड होगा, है ना। और यही अनपेयर्ड जाके कनेक्ट होता है। तो कितने लोन पेयर लेके गया? 3 लोन पेयर लेके गया कि नहीं गया? यानी क्लोरीन को हल्के में मत लीजिए, क्लोरीन के पास क्या है? 3 लोन पेयर है। बस ये अभी तक हम लोगों ने देखा नहीं था, आज तक इसके लोन पेयर का रोल नहीं देखा था। एक्चुअल में इसके पास क्या है? लोन पेयर है। और यही लोन पेयर होने के कारण ये निकिल इससे क्या हुआ है? कनेक्टेड हुआ है। क्या मेरी बात समझे? तो डी ब्लॉक के एलिमेंट अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इस बात को याद रखिएगा कि हमेशा उस एलिमेंट से जुड़ रहे होंगे या उस कंपाउंड से जुड़ रहे होंगे जिसके पास लोन पेयर होगा। नीचे आइए, निकिल फिर किससे जुड़ा है? सी और ओ से जुड़ा हुआ है। अब इसमें कौन है भैया? ओ है ना। ओ के पास 2 लोन पेयर होते हैं, इसलिए यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो मैंने 5 एग्जाम्पल दिए, 5 के अंदर आप ये देखिए, आपको याद करने की जरूरत नहीं है ना। सिर्फ और सिर्फ मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये हो रहा है। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये भी आप लोगों ने समझ लिया कि मेनली ये थ्योरी क्या है, कि मेनली ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन मतलब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का मतलब लोन पेयर का ट्रांसफर हो रहा होता है। और कारण क्या होता है कि इनकी साइज स्मॉल है और वैकेंट ऑर्बिटल है, यानी खाली ऑर्बिटल है। तो खाली है तो इसलिए भरने के लिए क्या कर रहे हैं? लोन पेयर को ले रहे हैं और क्या कर रहे हैं? अपने आप को फुलफिल करना चाह रहे हैं। ठीक है, और जो लोन पेयर देगा वही क्या कहलाएगा? लिगेंड कहलाएगा। ठीक है ना। लेकिन यहाँ से कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। कहानी में एक और ट्विस्ट आता है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट जो कंपाउंड बनाते हैं एक्चुअल में कलर्ड कंपाउंड होते हैं। कैसे कंपाउंड होते हैं? कलर, यानी कलरफुल कंपाउंड बनाते हैं। यानी जब भी ये कंपाउंड बनेगा तो एक्चुअल में कलर दे रहा होगा। तब इसका कारण क्या है? 2 चीजें सीख चुके हैं अभी तक हम। पहले 2 चीजों को माइंड में रखिएगा। सबसे पहली चीज क्या सीखे? कि मैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं। दूसरा ये सीख चुके हैं कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब तीसरी प्रॉपर्टी सीखने जा रहे हैं हम इसकी, कि ये कलर कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, अब कलर कंपाउंड कैसे बनाते हैं ये जान लीजिए, बस वो भी खेल खत्म। ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर, समझना है बस। देखिए, मैं लिख एक भी नहीं रहा हूँ, सिर्फ समझा रहा हूँ। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप समझदार हैं, आप इसी पे काम चला देंगे। ठीक है, तो अगर लिखने लगेंगे तो टाइम ज़्यादा जाएगा और उससे कोई फायदा नहीं। आप नोट्स खुद बनाइए, नहीं हो पाएगा तो जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपको हस्तलिखित नोट दे दूंगा। ठीक है, अब देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि डी ब्लॉक एलिमेंट मेक कलर्ड कंपाउंड। कंपाउंड बनाते हैं तो पहले तो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, और ये जो बनाते हैं वो कैसे होते हैं? कलर्ड होते हैं। अब कलर्ड क्यों होते हैं इसका कारण समझिएगा। तो मेरे लिए भी आपने जस्ट देखा कि हमारे पास कोई एलिमेंट है, और एलिमेंट कहाँ का होना चाहिए? स्पेशली डी ब्लॉक का होना चाहिए। डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट है। अब इस डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास अगर कंपाउंड बनाना है तो किसको आना पड़ेगा? लिगेंड को आना पड़ेगा, है ना। अगर ये बेचारा नहीं आएगा तो ये कंपाउंड कहाँ बना पाएंगे, है ना। तो लिगेंड आएगा, तो मेनली लिगेंड आएगा तो ऐसे तुरंत थोड़ी ना कनेक्ट हो जाएगा। लिगेंड क्या होता है? जो लोन पेयर का ट्रांसफर करेगा, है ना, लोन पेयर देगा, इसी का नाम है लिगेंड। तो लोन पेयर देगा। ठीक है, अब ये लोन पेयर देने वाला व्यक्ति है। मेनली आप डी ब्लॉक की कहानी समझोगे तो डी ब्लॉक के ऑर्बिटल की कहानी पहले समझो। मेनली डी ब्लॉक के अंदर टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं? 1 2 3 1 2 3 4 5 होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इसको डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इसको बोल देते हैं हम लोग डी जेड स्क्वायर बोलते हैं। ध्यान से समझेंगे। इसमें मैंने ये बताया था कि ये जो 3 होते हैं, ये 3 कैसे होते हैं? ये 3 कैसे होते हैं?
ये तीनों के तीनों कैसे होते हैं, एक्स और वाई के बीच में, और ये एक्स और वाई पे, समझ में आ रहा, एक्स और वाई और जेड के ऊपर, है ना। यानी इनको हमने बोला था बिटवीन द एक्सिस, अगर याद हो तो बिटवीन द एक्सिस, और इनको क्या बोलते हैं हम लोग, एट द एक्सिस, ठीक है ना, एट द एक्सिस। अब ये दोनों अलग अलग हैं, बिटवीन द एक्सिस और एट द एक्सिस वाले दोनों कहानियां अलग अलग, ऐसा नहीं कि ऐसे लाइन से होते हैं ऑर्बिटल, 3 ऊपर होते हैं 2 नीचे होते हैं, ऐसे चल रहा होता है। ये 3 कहाँ पे होंगे, ऊपर, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना, और ये 2 क्या होते हैं, नीचे, ठीक है ना, ऐसे चल रहा होता है। अब मेनली होता क्या है, ध्यान से देखिएगा, मैं अभी ना इनको, इसको भी डी ऑर्बिटल बोलूंगा, इसको भी डी ऑर्बिटल बोलूंगा, ज़्यादा आपको उलझाऊंगा नहीं। तो मेनली होता क्या है कि मान लेता हूँ कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, मेनली मान लेता हूँ कि खाली है, फिलहाल में मान लो क्या है, वो खाली है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो देखिएगा क्या होगा, होता ये है कि जब मान लीजिए इसको बाहर से कोई एनर्जी दिया, ठीक है ना, बाहर से कोई एनर्जी दिया, तो अच्छा एक बात और समझिएगा, ये जो है ये एक्चुअल में नीचे है, तो इसको मैं मान लूंगा क्या है, लोअर एनर्जी होगी इसमें, और ये ऊपर इसका मतलब हायर एनर्जी, एज्यूम कर सकता हूँ, होता भी यही है, होता भी यही है। इन ब्लॉक्स के अंदर हायर एनर्जी होती है, इनमें लोअर एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन को क्या मिली है, एनर्जी, मैंने बाहर से कोई एनर्जी दी, एनर्जी किस फॉर्म में दूंगा मैं, तो मेनली मैं स्पेक्ट्रम के फॉर्म में या किसी फॉर्मेट में दूंगा, रेस के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में आएगी, ठीक है ना, मेनली जो भी फॉर्म होगा वो वेव ही होगा, ठीक है ना। तो वेव के फॉर्म में ही क्या होती है, एनर्जी, वेव ही ट्रांसफर करा रहा होता है एनर्जी को। तो कोई वेव आई जो एनर्जी अपने साथ आई, तो जो ही इसको एनर्जी मिलेगी इस इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन तुरंत क्या हो जाएगा, अपने से हायर एनर्जी वाले क्लास में चला जाएगा, नहीं चला जाएगा। ये तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हम लोगों ने समझा भी था, है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या होता है, कम एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी में जाता है ना, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाता है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो नील्स बोर ने इसके लिए एक पूरा का पूरा मॉडल ही दिया था। उस मॉडल में ये बताया था कि एक्चुअल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने एनर्जी के बिहाफ पे रखते हैं, मतलब उनके अंदर एनर्जी फिक्स है, एक इलेक्ट्रॉन के अंदर एनर्जी क्या है, फिक्स है, और उस फिक्स एनर्जी की कहानी को लेके वो हर ऑर्बिटल के अंदर फिक्सेशन के साथ रहते हैं। नहीं समझे सर, बिल्कुल नहीं समझे। मान लो कि ये पहला है, ठीक है ना, ऐसे समझो इस चीज़ को, कहानी को वो मैं यहाँ से समझाता हूँ। मेनली ये क्या है, न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन रदरफोर्ड के अनुसार दौड़ रहे होते हैं, तो दौड़ेंगे अगर, तो हर बार ये एक्सीलरेटेड रहेंगे, ये भी समझ लेना, क्या होंगे, एक्सीलरेटेड, क्योंकि सर्कुलर मोशन करने के दौरान, क्योंकि रदरफोर्ड साहब ने बोला था कि जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और सर्कुलर पाथ पे ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, और सर्कुलर पाथ पे यदि कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो एक्सीलरेटेड होगा, बिकॉज भले उसकी स्पीड में ना परिवर्तन है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हर समय बदल रहेगी। इलेक्ट्रॉन अभी इधर जाएगा, फिर अभी इधर जाना चाहेगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे जा रहा होगा, तो हर बार उसकी डायरेक्शन क्या हो रही होगी, चेंज। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो उस कंडीशन में एक्सीलरेटेड है, और एक्सीलरेटेड है तो ध्यान से समझिएगा हमने देखा था कि अगर मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, अगर वो मोशन कर रहा है तो क्या, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होगा, एक तो मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा सीधा सीधा, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करेगा। वेव मतलब एनर्जी, यानी कुछ ना कुछ वो एनर्जी खर्च कर रहा होगा, और खर्च करने के कारण धीरे धीरे उसकी एनर्जी कम होती जाएगी, और कम होते होते जो ही एनर्जी कम होगी धीरे धीरे किधर की ओर भागेगा, न्यूक्लियस। जैसे आपकी एनर्जी कम हो रही है, जैसे मान लीजिए मौत के कुएं में बाइकर बाइक चला रहा है, ठीक है ना, तो जितना स्पीड से रखेगा उतना ही ऊपर रहेगा, समझ में आ रहा है, जो ही उसकी स्पीड कम होगी उतना ही वो क्या हो गया, नीचे। सपोज कर लीजिए कि वो फुल स्पीड से चल रहा, अचानक से उसका पेट्रोल कम हो गया, तो उसकी स्पीड भी क्या होने लगेगी, कम, क्योंकि जितना ही वो चलाएगा गाड़ी पेट्रोल खत्म हो रहा होगा, और एक समय ऐसा आएगा कि उसका पेट्रोल एकदम खत्म, तो वो 100% कहाँ चला जाएगा, नीचे। वही सेम कहानी, इलेक्ट्रॉन भी धीरे धीरे कहाँ चला जाएगा, नीचे। ये बात किसने बोली थी, ये बात रदरफोर्ड साहब ने नहीं बोली थी, ये मैक्सवेल साहब का स्टेटमेंट है। रदरफोर्ड साहब ने तो बस इतना बोल के खत्म कर दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो होंगे बाहर रह रहे होंगे, पूरा प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में रहता है, और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। फेल करने का कारण मैक्सवेल साहब का स्टेटमेंट बना कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो एक्सीलरेटेड होगा तो एनर्जी निकल रही होगी, ठीक है ना, एनर्जी निकल रही होगी, किस फॉर्म में, वेव के फॉर्म में। उस वेव को क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है ना, या रेडिएशन भी बोल सकते हो आप। तो बार बार एनर्जी निकल रही होगी, इसलिए एनर्जी क्या होगी, खर्च हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और अंततः वो आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा और एटम का अस्तित्व खत्म, क्योंकि पूरा एटम सिकुड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन रहेगा तभी तो ऑर्बिटल रहेगा, इलेक्ट्रॉन खत्म तो ऑर्बिटल खत्म। क्लियर है। तो इस चीज को सही किया था नील्स बोर साहब ने।
ठीक है ना। नील्स बोर साहब ने ये बोला कि एक्चुअल में ये है कि इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाता है। एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन जो होता है फिक्स क्वांटिटी की एनर्जी के साथ फिक्स ऑर्बिटल के अंदर रहता है। समझ में आ रहा है? मतलब अगर मान लीजिए कम एनर्जी है, तो जैसा अभी आप देख रहे थे एनर्जी कम हो रही है तो हम कहाँ पे जाएंगे, न्यूक्लियस के पास। एनर्जी ज्यादा रहेगी तो न्यूक्लियस से दूर। तो सेम कहानी यहाँ पे चल रही है, जितनी एनर्जी कम उतना हम कहाँ रहेंगे, न्यूक्लियस के पास। अगर एनर्जी ज्यादा तो न्यूक्लियस से दूर जाएंगे। या अब समझ में आ रहा है? यानी न्यूक्लियस के पास, इसका मतलब हमारे पास एनर्जी कैसी है, लोअर है। इससे दूर जा रहे हैं, इसका मतलब एनर्जी हमारे पास हायर है। तो अगर मान लीजिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या दे दी, एनर्जी, तो ये इस कक्षा को छोड़ के कहाँ पे चला जाएगा, अपने से हायर वाले पे, क्योंकि जैसी एनर्जी रहेगी वैसी कक्षा उसके लिए बनी है। बोला जाता है कि भैया 20 जूल अगर एनर्जी है तो तुम इस कक्षा में रहोगे, अगर 40 जूल है तो दूसरे वाले में रहोगे, 60 जूल है तो तीसरे वाले में रहोगे। ठीक है, फिक्स है। अब 20 जूल है इसलिए इसमें रह रहा था, हमने 20 जूल एक्स्ट्रा बाहर से दे दी, तो अभी कहाँ पे चला जाएगा, 40 जूल वाले में। यानी फिक्स एनर्जी के साथ फिक्स कक्षा में रहता है। समझ में आ रहा है? तो ये सेम कहानी होगी, अगर मैंने बाहर से एनर्जी दे दी तो इलेक्ट्रॉन इस लोअर वाले से कहाँ पे चला जाएगा, हायर वाले में। क्योंकि ऐसा समझ में आ गया ना, मैंने वहां से कनेक्ट कर दिया आपको, अगर आपको समझ में आया हो तो। ठीक है ना, नहीं भी पढ़े होंगे तो भी थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि 11 पढ़ के आइए 12 पढ़ने। ठीक है, क्योंकि अगर आपने 11 में गलती से भी गलती कर दी, ना पढ़ने की 11, तो 12 में आपसे गलतियां ना होते हुए भी बहुत गलती होंगी, और उन गलतियों को आप चाह के भी गलतियों के थ्रू सही नहीं कर सकते। ठीक है, सही करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी मिलेगी तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंप कर जाएगा, यहाँ पे चला गया। लेकिन ये हमेशा वहाँ पे नहीं रहता है ना। ये क्या है, ये इसका कौन सा स्टेट है, इसका ग्राउंड स्टेट है, जब चुपचाप रहेगा, है ना, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। लेकिन जब हम एनर्जी देते हैं तो कूद के अगले वाले में चला जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड स्टेट। मैंने एनर्जी देके उसको एक्साइटमेंट में डाल दिया, ठीक है ना, उसने एक्साइटमेंट में क्या कर दिया, इस ऑर्बिटल को छोड़ दिया और चला गया उसमें, तो एक्साइटेड स्टेट है ये। लेकिन ये कुछ ही देर तक रहेगा, एक्साइटमेंट बहुत देर तक नहीं टिकती है, कुछ देर बाद खत्म। तो ये इलेक्ट्रॉन अभी तो यहाँ पे आ गया है, लेकिन जब इसकी एनर्जी कम होगी तो फिर कहाँ पे आएगा, रिटर्न आएगा। और जब ये यहाँ पे आएगा तो इसका मतलब फिर से हायर से जब ये लोअर में आ रहा है, तो एक बात बताइए, इसको एनर्जी डाउन करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। तो वो डाउन करेगा कैसे, तो जैसे एनर्जी लिया था वैसे एनर्जी निकालेगा, है ना। और जब एनर्जी निकालेगा तो एनर्जी किस फॉर्म में जाएगी, वेव के फॉर्म में। और कैसी फॉर्म होगी, कौन सी फॉर्म होगी बता सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी वेव आएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में लिया तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही निकलेगी। और आपको अगर पता हो तो आपको ये भी पता होगा कि सनलाइट जो होती है, सनलाइट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बहुत कुछ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सनलाइट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और ये ऐसी वेव है जो कैसी, मतलब ये अपने साथ कैसी वेव लेके आती है, मतलब विजिबल, कुछ ऐसी वेव निकालती है जो क्या होती है, विजिबल। अगर मैं इस कहानी को भी समझा दूं थोड़ी देर के लिए कि तो सनलाइट के अंदर से जो पृथ्वी पे आने वाली रेज है, अगर उसका 100% मतलब 100% टोटल रेज निकाला जाए तो उसमें से 2% अल्ट्रावायलेट होती हैं, 47% क्या होती है, पहले तो यूवी रेज, इनको पहले लिख लो, 2% यूवी रेज होती है, 47% विजिबल रेज होती हैं, विजिबल रेज। ठीक है, ध्यान देंगे, विजिबल रेज होती हैं। और कितना, 51% इंफ्रारेड रे होती हैं। ठीक है, इंफ्रारेड रेज होती हैं। क्लियर रखिएगा इस बात को। ठीक है, अब हम देखते किससे हैं, इन्हीं 47 विजिबल रेज से। अगर मैं इनविजिबल रेज को पकड़ूं, इनविजिबल रेज को पकड़ूं, ध्यान से, इनविजिबल नहीं, विजिबल रेज, विजिबल रेज को पकड़ूं और मैं कहाँ पे डाल दूं, प्रिज्म के ऊपर। तो प्रिज्म के ऊपर डालूंगा तो एक्चुअल में ये टोटल विजिबल रेज 7 कलर्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगी, है ना। सबसे पहला वायलेट, फिर इंडिगो, अगर याद हो तो, ठीक है, सॉरी, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, और उसके बाद रेड। आया समझ में, आई बात समझ में, आया ना। और ये डिपेंड करता है कि एनर्जी कैसी है। ये एक्चुअल में क्या है, आगे की ओर जाएंगे तो लंबाई बढ़ रही होगी, वेवलेंथ बढ़ते हुए फॉर्म में नजर आ रहा है, और एनर्जी घटते हुए फॉर्म में है। ठीक है ना, तो अगर ज्यादा, मतलब ध्यान से समझिएगा, यानी जब ये लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिट में आएगा तो एनर्जी लूज करेगा। अब जैसी एनर्जी रहेगी तो वहां से विजिबल रेज निकलेगी। अब जिस प्रकार की एनर्जी उस प्रकार की रेज, उस कलर की रेज, तो समझ में आ रहा है।
अगर बहुत कम एनर्जी है तो उस कंडीशन में रेज कैसी निकलेगी, रेड। अगर बहुत ज़्यादा एनर्जी है तो वायलेट। समझ में आ रहा है ना। तो कलर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, और कलर निकलेगा तो इसलिए कलर फॉर्म हो रहा है। तो क्यों कलर फॉर्म हो रहा है समझ में आया कि नहीं आया, यानी कलर फॉर्म कर रहे होंगे। क्लियर है। और ये जो एनर्जी आप देख पा रहे हो, जो एनर्जी आई है वो किसके थ्रू आई होगी, लिगेंड दिया होगा ना, आया ना, लिगेंड दिया होगा ना। लिगेंड आ रहा है ना कंपाउंड बनाने, तो लिगेंड कंपाउंड बनाने आएगा, इसको लोन पे ट्रांसफर करना है, तो बिना एनर्जी के क्या शेयरिंग के चीजें शेयर हो सकती हैं, नहीं हो सकेंगी। आएगा समझ में भाई, ये एनर्जी देगा तभी तो इसके साथ जुड़ रहा है। पूरा खेल तो एनर्जी का ही है। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने आप को स्टेबल क्यों करना चाहता है, ताकि अपने एनर्जी को बैलेंस कर पाए। क्यों चाहता है कि हम पेयरिंग करें, इसीलिए तो चाहता है ताकि हम एनर्जी को क्या करें, बैलेंस करें। समझ में आ रहा है। हमारे पास जो हायर एनर्जी उसको कम करें, या जो कम है उसको ज्यादा कर लें, यानी एक बैलेंस सिस्टम बनाने का। तो कोई किसी से जुड़ेगा तभी जब उसको एनर्जी दे रहा होगा अगला वाला, तब, है ना। तो पूरा खेल इसमें एनर्जी का है। जब ये लिगेंड जुड़ेगा तो लिगेंड क्या करेगा, इसको एनर्जी देगा, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन यहां से वहां जाएंगे तो सीधी बात है क्या होगा, विजिबल रेज निकलेंगी। विजिबल रेज कलर फॉर्म करेंगे, इसीलिए क्या फॉर्म करते हैं, कलर वाला कंपाउंड फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, है ना। अब मेनली हर एलिमेंट का, मेनली अगर आप देखेंगे हर एलिमेंट का अलग अलग क्या होता है, तरीका होता है, अलग अलग रेस फॉर्म करते हैं। जैसे जरूरी नहीं कि सभी एक तरीके का करेंगे, आप समझ पा रहे होंगे, एनर्जी का पूरा खेल है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं तो कौन सा एलिमेंट होगा, तो कैसा रेस निकाल रहा होगा। ठीक है, ये देखना जरूरी है। आई होप आप ये समझ गए होंगे कि ये पूरा खेल क्या है। ठीक है, मैंने लिखा कम है, समझाया ज़्यादा है। अगेन इस वाली स्लाइड में भी मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप समझे होंगे, लिखने के पीछे नहीं भागेंगे। पहले नोट करिए इसको भी। चलिए देखिएगा, तो मेनली मैंने क्या किया है कि एलिमेंट्स लिखे हैं और यहाँ पे पूरा का पूरा कलर लिख दिया है। ठीक है, लेकिन इसको नोट मत करिएगा, 2 सेकंड के लिए पहले समझिए ये चीज़ें आई कहाँ से हैं। ठीक है, तो मेनली स्कैंडियम पे +3 चार्ज है और जस्ट आगे लिख दिया कलरलेस। ऐसा कैसे पॉसिबल है ना। तो ये चीज़ें देखी गई, ऑब्जर्व की गई। मेनली स्कैंडियम 3+ थोड़ा सा लेके आइएगा, तो इसके ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन देखा जाए तो स्कैंडियम 3+ है, स्कैंडियम 3+। मेनली स्कैंडियम का कितना होता है, 21 होता है। अगर मैं घटा दूं 3 तो कितना हो जाएगा, 18 मतलब आर्गन, और आर्गन मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, 0 है, तो कौन ऊपर नीचे कौन कूदेगा, समझ में आ रहा है। कोई कूदने वाला है ही नहीं, तो कलर कहाँ से निकलेगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में। तो यानी यहाँ पे क्या है, 3D 0 है, इस कारण यहाँ पे क्या दिखाया गया है, कलरलेस। और सेम कहानी टाइटेनियम +4 में। देखिए टाइटेनियम का होता है 22, 4 घटाएंगे 18 पे पुनः पहुंच जाएगा। ये भी ऑर्गन जैसी स्थिति बना रहा है, इसीलिए ये भी क्या है, कलरलेस। समझ में आया। तो कलर देने का सबसे पहला कंडीशन तो ये समझ लीजिएगा कि ये कलर वाली कहानी जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रही है। ठीक है ना, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन की स्थिति जैसी रहेगी उस हिसाब से ये कलर फॉर्म करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे पर्पल कलर आ चुका है। ठीक है ना, टाइटेनियम 3+ का, टाइटेनियम 4+ कलरलेस है, लेकिन टाइटेनियम 3+ पर्पल है। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो ये भी आना चाहिए था कि आपने सिर्फ और सिर्फ कैटाइन लिखे हैं। क्या लिखे हैं, कैटाइन। ये बताइए कंपाउंड बनाने कौन जाएगा, टाइटेनियम जाएगा। टाइटेनियम किसी से जाके अटैच हो सकता है, नहीं सर, जब तक वो अपने आप को अपने असली रूप में नहीं लेके आएगा। इसको क्या बनना है, इसको सर टाइटेनियम 4+ या टाइटेनियम 3+ बनना है। आई बात समझिए। तो इसी रूप में तो मिलेगा हमेशा जब किसी के साथ कंपाउंड बनाएगा। अकेले कभी आपने देखा है कि टाइटेनियम Cl हमने इसको ब्रेक किया, सपोज कर ले रहा हूँ, तो यहाँ से टाइटेनियम निकल गया, यहाँ से क्लोरीन निकल गया, क्लोरीन के ऊपर 0 चार्ज, इसके ऊपर 0 चार्ज, तो घंटा एक दूसरे के साथ रहेंगे ये सब। जब कोई चार्ज नहीं है तो कौन सा फोर्स होगा जो इनको बांध के रखेगा, कोई फोर्स भी नहीं होगा। इसीलिए आपको हमेशा किस फॉर्म में मिल रहे हैं, कैटायन के फॉर्म में, यानी असली रूप इनका यही है, इनको यही बनना है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ये रखा है। अब यहाँ पे आते हैं पर्पल। अब कहानी पर्पल वाले पे आएगी। यहाँ पे पर्पल है, पिंक है, और क्या है, ब्लू पिंक है। ठीक है, ये 2 कलर ऐसे हैं, 3 कलर ऐसे हैं जिनको आप देखने के बाद ये सोच रहे हैं कि ये तो हमारे पास विवग्योर में था ही नहीं, है ना, विवग्योर में कहीं था ही नहीं, है ना। तो भाई ये फिक्स एनर्जी, फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी के ऊपर ये काम किया जा रहा है। मेनली वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, यहाँ से समझिएगा, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है ना, ये फिक्स अमाउंट की एनर्जी के साथ निकलेंगे। मान लीजिए सपोज कर ले रहा हूँ मैं ऐसे, देखिए अप्रॉक्सीमेट मानना बहुत जरूरी है।
अनुमान से आप जीवन चला सकते हैं। तो यहाँ पे 10 जूल की एनर्जी है, तो मतलब 10 जूल की एनर्जी रिलीज हो रही है तो वायलेट निकल रहा है, 20 जूल की एनर्जी रिलीज होगी तो इंडिगो, और 30 जूल की एनर्जी निकल रही है तो ब्लू। अब सपोज कर लीजिए ऐसा हो गया 25 जूल की एनर्जी रिलीज हुई है ना, तब इन दोनों का मिक्सअप आएगा कि नहीं आएगा, मिक्स होगा, तो मिक्स होगा तो इसलिए कलर चेंज हो जाएगा। समझ में आया ना, ये फिक्स अमाउंट की एनर्जी के अनुसार काम कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आ गया, समझ में आया। बीच में एनर्जी वेरी कर गई तो कलर भी क्या कर जाएगा, चेंज। समझ में आया ना, आई होप समझ में आ गया होगा। तो पर्पल कहीं और से नहीं आया है, एनर्जी का अगर थोड़ा बहुत चेंज आएगा तो इसका ये सब ऑब्जर्वेशन पे बताया जा रहा है, सब की सब चीज़ें किस पे हैं, ऑब्जर्वेशन पे। यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया तब बताया जा रहा है। तो पर्पल क्यों आया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखोगे तो 3D1 आएगा, यहाँ पे वेनेडियम 4+ देखेंगे तो यहाँ भी 3D1 होगा, यानी एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। आप चेक कर सकते हैं, देखिए 4 है, वेनेडियम का होता कितना है, वेनेडियम का कितना होता है 23 होता है ना, 23 होता है, 23 4 माइनस कर देंगे 19 पे आएगा, यानी 18 से 1 ज़्यादा, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो इसलिए मैंने 3D1 लिखा। यहाँ पे वेनेडियम 3+, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, आया ना, 3D2, क्लियर है। देखिए 3 कम कर दीजिए, 23 में से 3 कम करेंगे 20 होगा, 18 से कितना ज़्यादा है 2, ठीक है ना, तो 2 कम है, इसीलिए मैं लिख दूंगा यहाँ पे 3D2। अब वेनेडियम 2+ है तो इसका मतलब कितने होंगे 3D3, ठीक है ना, इन 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखते जाइएगा। क्रोमियम 3+, क्रोमियम 3+ माना 21, 18 में से कितने इलेक्ट्रॉन कम होंगे, सॉरी 24 में से 3 कम होंगे, 21 आएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3, तो 3D3 आएगा। चलिए यहाँ पे कई लोगों को शक लग रहा है तो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ। वेनेडियम पे 2+ है, यहाँ पे क्या है, वेनेडियम का कितना होता है, वेनेडियम का 23 होता है, 2+ मतलब 22 हो जाएगा। 18 से कितना ज़्यादा है, 18 से एक्चुअल में सॉरी यहाँ पे 21 आएगा, 2 कम करूँगा तो 28 से कितना ज़्यादा है 3 है ना, यानी ये तीनों क्या होंगे अनपेयर्ड होंगे ना। कैसे अनपेयर्ड में बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है भाई। ऑर्बिटल होते हैं 5, 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5। अब मैं डालूंगा तो यहाँ पे तीनों ऐसे ही तो आएंगे, जब तक 5 से एबव नहीं आ जाएगा, मतलब 6 आएगा तब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, 7 आएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, और 8 आएगा तो 2, और 9 आएगा तो 1। ये बेसिक समझदारी है, इतने दिन से आप चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं 3, ये बात याद रखेंगे। अच्छा इसका देखा जाए Mn+3 का, तो मैग्नीज का होता कितना है 25 होता है, 26 के बाद 25 आता है तो 3+ है, 25 में से 3 घटाएंगे कितना आएगा 22। अब इधर से मैं हटा दूं, किधर से 18 में से घटा दो 22, 22 में से 18 घटा दो कितना बचेगा, 18 में से 5 कितना घटाऊंगा मैं 5 घटाऊंगा तो 22 में से 5 घटाऊंगा कि 4, 3D4 कितना होगा 3D4। क्रोमियम 2+, 24 में से 2 जाएगा कितना हो गया 22, और फिर अगेन 3D4। यहाँ पे देखिएगा Mn2+, 25 में से 2 घटा दो 23, यानी 3D5 है ना, यानी 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे देखा जाए Fe3+, तो Fe का होता है 26, 26 में से अगर 3 घटा दिया तो 23 आएगा, और 18 5 23, तो 3D5 होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5। यहाँ पे आइए Fe2+, Fe2+ मतलब 26 में से 2 घटा दिया 24, यानी कितना 3D6 होगा, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे कितने हो गए 4। यहाँ पे तो जितने लिखे थे उतने ही थे। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ऐसे चल रहा था। यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, लेकिन यहाँ पे कितना हो गया 4। मैंने जस्ट बताया था 6, 10 में से घटा दीजिए। अब देखो निकिल पे 2+ चार्ज है, निकिल का कितना होता है, तो जस्ट अरे इसका तो देखा ही नहीं, कोबाल्ट का है ना, तो कोबाल्ट का कितना होता है 20, मांगे फेयर कॉपी, तो कोबाल्ट का 27 होगा, 27 है 3+, मतलब 3 कम कर दिया, तो 3+ कम करेंगे तो कितना होगा 24 होगा। 24 का मतलब कितना है 3D6 ही होगा, है ना। और इस कंडीशन में जब 2+ है तो 3D7, तो ठीक है ना। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन या 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखा रहा है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है या 4 है, ठीक है। यहाँ वाले पे आइए, निकिल 2+ है, तो निकिल 2+ मतलब कितना होगा, निकिल का कितना होता है 28। मैं एक काम करता हूँ ना, एटॉमिक नंबर लिख देता हूँ, अदरवाइज आप कंफ्यूज रहेंगे। यहाँ पे 22, यहाँ पे 22, यहाँ पे 23, यहाँ पे 23, यहाँ पे 23, यहाँ पे 24, यहाँ पे 25, फिर 24, फिर 25, 26, 26, 27, ठीक है। यहाँ पे 28, यहाँ पे 29, यहाँ पे 30, ठीक है। मिलियम यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा, निकिल पे 2+ चार्ज है, 28 से 2 कम कर दीजिए 26 हो जाएगा। 26 मतलब 18 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 2।
होंगे ना, 3D 8 होगा, लेकिन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 2। ठीक है, यहाँ पे ब्लू वाले कॉपर पे 2+ चार्ज है, तो कॉपर पे 2+ मतलब 29 है, 29 में से 2 घटाएंगे 7 आएगा, है ना, तो 27 आएगा। और 18 में कितना जोड़ देंगे? 9। तो 18 में 9 जोड़ देंगे, दैट मीन्स 3D 9 है यहाँ पे, है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पे? 1। और यहाँ पे आइए तो 2 घटा देंगे, तो 18 में से मतलब 28 में से कितना चला जाएगा? 28 में से 18 10 आ गया ना, तो 3D 10। यहाँ पे 3D क्या हो जाएगा? 10। कई लोग के मन में यहाँ भी सब चल रहा होगा, यहाँ पे ऐसे कैसे हो गया? देखिए एक्चुअल में आप 30 जिंक का अगर करेंगे तो आएगा 4s2 3D 10 आएगा। यहाँ पे देखिए जब आपने जिंक 2+ किया तो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब कहाँ के गए होंगे? s के गए होंगे। d के तो पूरे बचे होंगे ना, तो d ऑर्बिटल तो पूरा फुल्ली फिल्ड होगा, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या हो गया? 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसीलिए क्या है? ये कलरलेस है। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से याद कर लेंगे। और एक बात यहाँ पे आपने सीख ली कि एक्चुअल में जो कलर होता है, कलर इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, या डी ब्लॉक के एलिमेंट की कलर फॉर्मेशन की प्रॉपर्टी उनमें d ऑर्बिटल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये कलर कंपाउंड बनाते हैं, ये आपको समझ में आ गया, क्यों बनाते हैं ये भी समझ में आ गया। और ये जो प्रॉपर्टी है एक्चुअल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों के ऊपर सॉरी उपस्थित इलेक्ट्रॉन नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या पर निर्भर करता है। क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा। तो 3 प्रॉपर्टी हम लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सीख ली। पहली प्रॉपर्टी नोट डाउन खुद करेंगे, पहली प्रॉपर्टी कि मैग्नेटिक बिहेवियर्स वो करते हैं, दूसरी प्रॉपर्टी ये सीखी कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी ये सीख ली कलर कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है ना, कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, ये 3 प्रॉपर्टी हमने सीख ली। मैं चाहता तो नहीं कि मैं 3 प्रॉपर्टी पे छोड़ूं, क्योंकि 3 नंबर बहुत खतरनाक नंबर होता है, लेकिन मैं चौथी नहीं बता सकता टाइम के कारण, तो चौथी इसकी प्रॉपर्टी मैं बस बोल दे रहा हूँ ताकि ये लगे कि हाँ चौथी प्रॉपर्टी हो गई है। 4 प्रॉपर्टी तो मेनली ये क्या होते हैं? ये बहुत शानदार कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट मतलब उत्प्रेरक, यानी ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं ये बहुत अच्छे उत्प्रेरक होते हैं। उत्प्रेरकों का काम क्या होता है कि रिएक्शन को बूस्ट करना। केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो ये केमिकल रिएक्शन को बूस्ट कराते हैं, उनकी स्पीड को क्या कर देते हैं? फास्ट कर देते हैं। कौन? डी ब्लॉक के एलिमेंट। अब ऐसा क्यों? तो इसका कारण ये है कि एक्चुअल में ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। ये जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट है वैरी करते रहते हैं, और ऑक्सीडेशन स्टेट वैरी करने के कारण ही ये एक अच्छे कैटलिस्ट बनते हैं। ठीक है ना, आप इनमें जाके पढ़ेंगे K2Cr2O7 एक सबसे बेहतरीन कैटलिस्ट माना जाता है। ठीक है ना, और ये किससे मिलके बना है? तो एक्चुअल में डी ब्लॉक के एलिमेंट से ही मिलके बना है। ठीक है ना, ये आपको आगे पढ़ाया जाएगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं उसको, तो हम आगे देखेंगे उसके बारे में तो पूरा एक लेक्चर ही है। फिलहाल में आप इतना याद रखिएगा कि कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी भी शो करेंगे, और यही नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, कई लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा कि हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ कौन से एलिमेंट लिए हैं सर? सिर्फ और सिर्फ डी ब्लॉक के अंदर सिर्फ और सिर्फ 3D सीरीज के एलिमेंट्स को लिया गया है, यानी 3D सीरीज के ट्रांजिशन एलिमेंट्स को लिया गया है, 4D 5D का नहीं लिया गया। यार ये अपने आप में इतना वेरी करते हैं कि इससे ज़्यादा इनका अध्ययन नहीं किया जा सकता अभी फिलहाल में। समझ में आ रहा है? वो कॉम्प्लेक्स बना देता है चीज़ों को, तो इसीलिए जो मतलब मेनली जो रिसर्चर थे उन लोगों ने बहुत ज़्यादा, देखिए ऐसा नहीं है कि उसके ऊपर रिसर्च नहीं किया गया, काम नहीं किया गया, बट हमारे क्लास के अंदर यानी 11th हो गया 12th हो गया, तो मेनली यहाँ तक में जो चीज़ें रखी जाती है वही रखी जाती है ताकि बच्चे समझ पाएँ उन चीज़ों को। बहुत ज़्यादा अगर हम अंदर डुबो देंगे तो पूरा केमिस्ट्री क्या हो जाएगी? उनके ऊपर से चली जाएगी, यानी जितने भी रूल हैं सब खत्म हो जाएंगे। डी ब्लॉक इतना छोटा मोटा समंदर नहीं है। ठीक है ना, अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं ऊपर दिखाया जा रहा है कि ऐसे चल रहा था कि केमिस्ट्री कहीं ब्रेक ना हो। समझ में आ रहा है? उसमें भी ये नचा के रख रहे हैं। ठीक है ना, और ज़्यादातर ये कारण दे रहे हैं ताकि आप ये मत सोचिए कि केमिस्ट्री यहाँ पे खराब है, मतलब बोरिंग है, ऐसा कुछ हो। समझ में आ रहा है? इसलिए बहुत अंदर नहीं डुबाया जा रहा है। अंदर डूबने के लिए आपको खुद जाके रिसर्च करना पड़ेगा।
एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ों पे यकीन आएगा। क्योंकि यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही होंगी कि आपको यकीन ही नहीं होगा, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री तो उस रूल पे चल रही थी, यहाँ पे रूल आ ही नहीं रहा है, समझ आ रहा है। तो इसीलिए ज़्यादातर हमको पूरे डी ब्लॉक के अंदर 3D सीरीज पे आपको देखने के लिए मिलेंगे, मतलब जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो ज़्यादातर फॉलो कहाँ होती हुई नजर आएंगी, 3D सीरीज में। तो आई होप आज की क्लास में आप लोगों ने जो मैंने बताया वो सब सीखा होगा, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ आज की क्लास को मैं एंड करता हूँ। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।